नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अभिषेक। तो एक शानदार हफ्ते के बाद शुक्रवार को थोड़ी सी मुनाफा वसूली के बाद इस हफ्ते जो बड़ा अहम ट्रिगर्स रहेंगे वो अर्निंग्स है, सीपीआई के फिगर्स यूएस में आने हैं, यहाँ आईआईपी के नंबर्स आने हैं और साथ ही ढेर सारा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि मॉनसून हर तरफ बिखर चुका है। इनफैक्ट अभिषेक कहा डेफिसिट की बात कर रहे थे, 10% डेफिसिट थी प्रियंका और एक दिन में ही पूरा का पूरा सरप्लस हो गया। दरअसल दिल्ली में 40 साल में एक दिन कितनी बड़ी बारिश हुई है। बिल्कुल, दिल्ली में आमतौर पर हालांकि कल ही खुल जाती है, मतलब थोड़ी बारिश हो आप देखिए वहां पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। करेक्ट, गुड़गांव की स्थिति और खराब हो जाती है। नोएडा थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ होता है, लेकिन कमाल की बारिश हो रही है। और अगर आप पहाड़ों को देखेंगे तब तो भी कर रही है बारिश कई जगहों मतलब वो जाहिर सी बात है कि पहाड़ थोड़े दरकेंगे, थोड़े से भूस्खलन होगी, वो हर साल होता है। वो थोड़ी बारिश ज्यादा है तो इस साल थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। थोड़ा रिस्की लग रहा है इस वक्त आपको पहाड़ों में, हिल स्टेशन में, अप नॉर्थ में जाना है इस वक्त। बहुत तरह की न्यूज वहां से आ रही है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन इसे तो स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से देखता है क्योंकि बारिश का आना, मॉनसून का पूरा हो जाना, सरप्लस हो जाना इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के लिए, एग्री सेक्टर के लिए और इनफैक्ट तमाम दूसरे सेक्टर्स के लिए भी अच्छी बात है। तो इस वक्त संकेत किस तरह के, एक बार ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट से शुक्रवार को थोड़ी सी आपको नरमी दिखी क्योंकि वहां पर जून पेरोल जो डेटा आना था वो बढ़कर आया, एक्सपेक्टेशन से हालांकि थोड़ा कम आया लेकिन बढ़कर तो आया। मई के मुकाबले थोड़ी कूल ऑफ भी दिखी है और लेकिन वेजेस अभी भी आपको हॉट डेटा दिख रहा है, तो वहां पर आपको दूसरे दिन भी कमजोरी देखने को मिली। तो थोड़े से नरमी के संकेत आपको यूएस मार्केट से देखने को मिल रहे हैं। इस हफ्ते बड़े जो ट्रिगर्स यूएस मार्केट से आने हैं वो बुधवार को सीपीआई फिगर आना है और ये बड़ा गाउज रहेगा, बड़ा बेंचमार्क रहेगा जिसमें फेड की आगे की डायरेक्शन तय होगी। लेकिन बाजार अभी पहले से ही नर्वस दिख रहे हैं कि शायद फेड एक रेट हाइक और लगेगा और इसी नर्वसनेस में आप देख रहे हैं कि बाजार वहां थोड़े से सॉफ्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो ग्लोबल मार्केट्स का इन शॉर्ट बहुत ही क्रिस्प हाल है कि वहां से थोड़े से नरमी की और बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन दूसरा दिन तो था गिरावट का। अब डोमेस्टिक मार्केट में लेकिन काफी सारा एक्शन था अभिषेक शुक्रवार को भी। बिल्कुल प्रियंका, शुक्रवार को एक्शन काफी ज्यादा था और बाजार के लिहाज से भी, क्योंकि हमने देखा था कि रेस्ट ऑफ द वीक एक बढ़िया ट्रेडिंग हमने होते हुए देखी थी। 4 दिन बहुत बढ़िया थे। शुक्रवार को थोड़ा सा मूड खराब हुआ, कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच था बाजार का और इस हफ्ते पूरा का पूरा जो मोमेंटम जो होगा वो शिफ्ट होगा। फिर से हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स इस बार एचसीएल टेक के आ जाएंगे 12 तारीख को, टीसीएस के अर्निंग्स नतीजे आ जाएंगे, 13 को विप्रो के नतीजे आ जाएंगे। तो नतीजों वाला फ्लेवर पूरा स्टार्ट हो गया है और यूएस की सीपीआई डेटा आएंगे, उस पर नजर रहेगी। परचेजिंग पीपीआई के डेटा आ जाएंगे। तो ये सारी क्यूज हेवी थोड़े से हैं इस बार मार्केट के लिए बात करें तो। जरा अपने सहयोगी अजय को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार के लिए जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं वो कैसे हैं। और अजय आज स्टूडियो में नहीं बल्कि आज बहुत अलग खास बीएससी डे को सेलिब्रेट करने के लिए आज वह है बीएससी में ही। अजय, बहुत खास दिन और खास मौके पर आप ईटी नाउ स्वदेश की मौजूदगी को आप दर्ज करा रहे हैं। बताइए मूड माहौल कैसा है और बाजार के ट्रिगर्स क्या होंगे? जी हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक एंड प्रियंका। मैं यहाँ पे बीएससी के हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारी पूरी टीम ईटी नाउ स्वदेश की आज दिन भर यहाँ से लाइव रिपोर्ट करेगी। एक बहुत खास दिन है क्योंकि 149th डे फाउंडेशन सेलिब्रेशन हो रहे हैं बीएससी के। फाउंडेशन करीब 150 साल बीएससी को हो गए और बहुत ही ऐतिहासिक एक्सचेंज है। अगर आप देखिए कि कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, एक बरगद के पेड़ के नीचे से शुरुआत हुई थी 150 साल पहले और लोकल ट्रेडर्स कपास की यानी कॉटन की ट्रेडिंग किया करते थे और वहां से ये सफर तय हुआ है। अभी मैं हॉल के चारों तरफ घूम रहा था, यहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने बेल रिंगिंग की है जब रिलायंस के ये बहुत सारे इश्यूज आए और लिस्ट भी हुए थे। धीरूभाई जी की फोटो लगी है, यहाँ पे शाहरुख खान आ चुके हैं। इस 150 साल के अंदर शायद कोई होगा जो इंडियन कैपिटल मार्केट से और इंडियन ट्रेडिंग सीन से। कैपिटल मार्केट तो खैर अभी 30-40 साल पहले बने, बट ट्रेडर्स तो इंडिया में सैकड़ों साल से होते आए। कमोडिटी की ट्रेडिंग होती थी, कपास की ट्रेडिंग होती थी, वहां से चला आ रहा है और फिर इसका रूप बदलता गया। ये कैपिटल मार्केट की तरफ इसने रुख ले लिया और अभी 79-80 के बाद जब 100 पॉइंट के बेस से सेंसेक्स की शुरुआत हुई तो काफी ऐतिहासिक दिन है। आज बड़े बड़े बाजार के दिग्गज और मार्केट के महारथी यहाँ पे हमसे मुलाकात करेंगे, हम सब वो सब रिपोर्ट करेंगे। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है तो इस पे नजर रहेगी।
इसके अलावा आपने जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात की, घरेलू ट्रिगर्स की बात की, पिछले हफ्ते हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स करीब 1.5-2% घटे, लेकिन भारतीय मार्केट करीब 1% बढ़ा है, क्योंकि हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपनी धुन में चल रहे हैं। जो बारिशों की चिंता है, मानसून की चिंता, डेफिसिट से अब वो चिंता सरप्लस की चिंता हो गई है। हमने विजुअल्स देखे पूरे वीकेंड में किस कदर कहर बारिश का, जबरदस्त बारिश का, मनाली से लेके दुनिया भर में, गुड़गांव में भी, आपका हर जगह पे, तो वो चिंता तो खत्म हो गई है, अब सरप्लस हो गई है। अगर हम बात करें फ्लोज की, तो बाजार को सहारा मिल रहा है। थर्सडे फ्राइडे से हम थोड़ा कमजोर हुए यूएस मार्केट के चलते, हो सकता है इनफैक्ट वो जो कमजोरी आई थी वो 8 दिन की तेजी के बाद आई थी, तो इस हफ्ते भी हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट की नरमी में थोड़ा बाजार नर्म होए। मैं एकदम भी एक केस नहीं बना रहा हूं कि बहुत बड़ी भीषण गिरावट आ जाएगी इंडियन मार्केट में, थोड़ी नरमी और प्रॉफिट टेकिंग का माहौल जारी रह सकता है। 19,200 से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, 19,200 19,500 की रेंज खेलनी चाहिए। 44,800 से लेके 45,300 400 तक की रेंज बैंक निफ्टी में खेलने चाहिए। आपने आईटी कंपनीज का रिजल्ट का जिक्र किया, वो किक ऑफ होगा, बट मैं बता दूं ये बात कि आईटी कंपनीज ऑलरेडी पूरा बाजार जानता है कि खराब रिजल्ट आएगा, तो जब जो चीज पूरी बाजार जानता है उस पर आईटी कंपनी कितना घटेंगी ये देखने वाली बात होगी। रिलायंस का सहारा आने लगा है, 2640 के आसपास आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस को सहारा मिल रहा है। अब 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट भी आ गई जियो फाइनेंशियल की, उस पर नजर रहेगी। 12 जुलाई एचडीएफसी मर्जर की रिकॉर्ड डेट है, वहां से भी हमें थोड़ा बहुत बाजार को सहारा मिलता गया है। आप नजर रखिएगा पीएसयू बैंक्स पे, क्योंकि वहां पे काफी हद तक भयंकर चाल आ चुकी है, थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है अगर बाजार यहां से नरम होता है तो। और ऑटो नंबर्स, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त हुआ है मानसून का, एमएनएम जैसे स्टॉक ऑल टाइम हाई, इवन टू व्हीलर स्टॉक्स बहुत जबरदस्त से चल रहे हैं, तो वहां पर गिरावट में बाइंग का रुझान बनना चाहिए। तो बाइंग का रुझान तो बना हुआ है गिरावट पे, पुल बैक पे, टिल्ट थोड़ा नरमी का हो सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में, और वेंसडे को यानी बुधवार को यूएस में महंगाई के आंकड़े आएंगे, और जो यूएस में बात चल रही है कि शायद और रेट आएंगे क्योंकि डेटा बहुत मजबूत है, तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत जरूरी होगा यूएस के महंगाई के आंकड़ों पर नजर रखना। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देख के इस हफ्ते की ट्रेड की शुरुआत होगी। ठीक है, तो महंगाई के आंकड़े फोकस में होंगे, उसके पहले बाजार थोड़ा सा आपको दायरे में फंसा हुआ दिख सकता है, लेकिन वायदा बाजार के आंकड़े क्या कह रहे हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए वहां से तस्वीर कैसी बन रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश बताइए, निफ्टी की बात करें तो किस तरह से डेटा फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है? इनफैक्ट अभिषेक, अंश हमारे साथ स्टूडियो में है, उनसे समझना जरूरी है कि इंडेक्स ऑप्शन में बहुत बड़ी बाइंग आई है। एफआईज ने तो छोटी सी बाइंग किया, पर इंडेक्स ऑप्शन में इतनी बड़ी बाइंग के मतलब भी समझाएगा आप अंश? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर। अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो फ्राइडे को बिकवाली तो दिखी है, लेकिन एक 19,300 से 19,500 का एक 200 पॉइंट का रेंज बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। हालांकि ये रेंज 19,200 से होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, वहाँ पर एक गैप भी है, तो आने वाले वक्त में शायद ये 200 to 500 का ये एक मोटा रेंज बनने के अच्छे चांसेस है। इसका अगर इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ 5% से गिरावट हुई है इसके ओपन इंटरेस्ट में, जिसके चलते लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड दिख रहा है। अब तक लॉन्ग बनते जा रहे थे और अभी कुछ समय से लॉन्ग काटे जा रहे हैं, इसलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी आ जाते हैं फाइनली एफआईआई के डेटा पर। एफआईआई का देखेंगे तो कैश में तो उनकी खरीदारी चल रही है, अभी भी वो बुल मोड पे ही है, और डीआई का देखें तो उन्होंने कुछ 2,900 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, तो वो भी लगातार बिकवाली वाले मूड में है। इसका इंडेक्स फ्यूचर्स देखें एफआईआई का, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने एक्चुअली कुछ बिकवाली की है, कुछ 975 करोड़ की। अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट देखें तो एफआईआई ने कुछ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्ग्स को काटे गए हैं और 6,000 कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट को बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते जो लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशियो होता है, जो परसेंटेज होता है, जो हम डिस्कस करते जा रहे थे कई सेशन से, जो पहले 50 रहा था, फिर 65 था, फिर 70, 72, 73 हुआ था, वो अब घटकर 70 हो चुका है। तो ये पहली बार बहुत सेशंस में हुआ है कि लॉन्ग टू शॉर्ट में लॉन्ग का परसेंटेज घटा है। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फिगर पे, जो है इंडेक्स ऑप्शंस का। तो एफआईआई ने कुल 32,490 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है इसमें। तो इसको अच्छे से जानने के लिए हमें इसके कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि किस डायरेक्शन में खरीदारी हुई है। अगर इसका हम स्क्रीन पे ले आते हैं तो ले आते हैं इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल लॉन्ग्स, कॉल शॉर्ट्स, पुट लॉन्ग, पुट शॉर्ट्स एक्चुअली सभी में बाइंग हुई है, कोई एक डायरेक्शन में बाइंग नहीं हुई है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स एफआई के तरफ में है कि एफआई बुलिश है तो ऊपर जा सकता है मार्केट। कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स डीआईआई के फेवर में है कि डीआईआई बिकवाली कर दिया जा रहा है, मुनाफा वसूली किया जा रहा है तो शायद मार्केट नीचे गिरेगा, इसलिए कुछ लोग उस तरफ ट्रेड ले रहे हैं। कुछ लोग दोनों की तरफ नहीं, कुछ लोग साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसलिए कॉल शॉर्ट्स और पुट शॉर्ट्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लिया जा रहा है, बल्कि सारे डायरेक्शन में सब अपने अपने स्पेकुलेशंस में लगे हुए, तो कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। ये आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया, यानी क्लियर डायरेक्शन अभी बाजार को हो सकता है आज ना दिखे, आगे जाके देखे क्या। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है क्या बैंक्स में, क्योंकि फ्राइडे को सेलिंग भी थी? जी बिल्कुल, फ्राइडे को सेलिंग थी, लेकिन इसका भी अगर हम चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ 5 सेशन का इसमें भी एक टाइट रेंज बना हुआ है एक्चुअली 44,800 से लेके 45,400 तक का। तो ये भी एक टाइट रेंज बना हुआ है, कंसोलिडेशन बना हुआ है। हालांकि ये कंसोलिडेशन से अगर टूटकर नीचे आता है तो बहुत ही पास में 44,450 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखें तो पहले एक कुछ 20-21 सेशंस का कंसोलिडेशन बना हुआ था, उसका अपर रेंज का ये लेवल है जहां पर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। अगर इसका हम इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पर भी कुछ निफ्टी जैसा 4% से गिरावट हुई है ओपन इंटरेस्ट में, जिसके चलते लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के और वायदा बाजार की बाकी एफआईडीआई से किस तरह से संकेत निकल के आ रहे हैं ये भी आपको अंश ने बता दिया। लेकिन अंश ये बताइए कि आज 2 स्टॉक्स जो आप रोज बताते हैं, आज फोकस में क्या है, कहाँ पर ट्रेड बन सकते हैं आज? जी बिल्कुल, तो हमने पहला स्टॉक जो हमारे रेडार पे वो है ग्रैनुअल्स का, और इसे हमने लॉन्ग कैंडिडेट के हिसाब से चुना है क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्म चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ था, वहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ स्टॉक ने 5 मंथ हाई भी टच किया है, तो ये एक अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट खरीदारी का बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है कंटेनर कॉर्प का। अगर इसका आप चार्ट देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली कुछ 7 सेशन से हायर लोज बनाया जा रहा था, और अब जाकर उसने वो लो को ब्रेक करके एक नीचे वाला लो बनाया हुआ है। अगर कैंडल स्टिक वाइज में समझे तो इसने एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक रिवर्सल इंडिकेट करता है, तो ये एक शॉर्ट कैंडिडेट में हो गया है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो ये सारा एक्शन रहा एफएनओ की तरफ से, एक बड़ी इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी, यानी लॉन्ग साइड भी है, शॉर्ट साइड के भी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो बाजार की डायरेक्शन क्या होगी ये थोड़ा सा अभी गाउच करना मुश्किल है, लेकिन ये 2 स्टॉक्स बताने के लिए और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब हमारे साथ हमारे पैनल पर हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि वो आज ट्रेड स्ट्रैटेजी बना क्या रहे हैं। ये सारा डेटा तो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। मितेश पंचाल है हमारे साथ। मितेश, मॉर्निंग का आपने अंश का सारा डेटा पॉइंट भी सुना होगा, तो बाजार को आज के लिए थोड़ी सी डायरेक्शन ढूंढने में मुश्किल हो सकती है क्या? आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं? और साथ ही हमारे साथ खुशबू भी, उनसे भी बात करेंगे। डेफिनेटली, देखिए जिस तरीके से माहौल है बाजार का, आई थिंक कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू। थोड़ी नरमी रहेगी बाजार में और हमको अभी एक लीडरशिप का जो लैक है वो दिखेगा, कहीं ना कहीं लीडरशिप विल लैक, और उसी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अगर रिलायंस और आईटीसी और एचडीएफसी ट्विंस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरा ट्रेड सेटअप है वो थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ और करेक्शन की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे हिसाब से निफ्टी ने जो रीसेंट हाई बनाया था 19,523 का, वो फिलहाल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नीचे में हमको लग रहा है 19,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। सो बिटवीन 19,000 एंड 19,523 जो निफ्टी है वो ट्रेड करेगा कंसोलिडेशन जोन में। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मामला अभी वीक है। रीजन बीइंग इज दिस के पिछले 3 दिनों में जो टॉप बना है, डबल टॉप फॉर्मेशन जो हुआ है अराउंड 45,400, तो वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है अगर नई ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक को एंटर होना हो तो इंडेक्स को। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी अभी थोड़ी सी वीकनेस कंटिन्यू होगी, लेकिन ये जो वीकनेस है, ये जो कंसोलिडेशन है, उसको हमको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए यूज करना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन और वीकनेस को इस ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है कि ये यहाँ पे एक बहुत लंबा करेक्शन होगा या शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज है। हमारे हिसाब से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कॉन्ट्रा कॉल लोगे, अगर इंडेक्स जब करेक्शन देती है गोइंग फॉरवर्ड इन 1 और 2 डेज और 3 डेज, तो आप अगर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन या लोअर लेवल्स के ऊपर बाय इनिशिएट करते हो तो वो ट्रेड ज्यादा
में रहेगा rather than shorting the index. तो in short, the analysis goes like this. Nifty, Bank Nifty consolidation with a negative bias for a day or two. Again the trend will resume going forward और हमें लग रहा है कि ये वीकली एक्सपायरी के दिन या वेडनेसडे के दिन वापस से ट्रेंड रिवर्सल आएगा एंड वी विल बी इंचिंग टुवर्ड्स द न्यू हाई. तो जो 1 या 2 दिन की जो वीकनेस है उसको कंफ्यूज इस तरीके से नहीं किया जाए कि ये बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल है या बहुत बड़ा करेक्शन है. इनफैक्ट इस करेक्शंस में आपको बाय करना चाहिए, सो बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन इनिशिएट करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है. ठीक है, तो मितेश का ये व्यू, लेकिन कुछ को भी साथ जोड़ लेते हैं. कुछ गुड मॉर्निंग, आपका क्या व्यू है कुछ निफ्टी को लेकर, और साथ साथ ना अपनी कॉल से बता दीजिएगा. जी शेख, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग. वेल यू नो, जस्ट टू मेक लाइफ इजी फॉर आवर व्यूअर्स, मैं मितेश का जो व्यू है इसके साथ 100% एग्री करता हूं. आई कुड नॉट हैव पुट इट बेटर. उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरा भी व्यू एग्जैक्टली यही है कि मार्केट में डिप है, करेक्शन है. इनफैक्ट ये एक ऐसा डिप है जिसे हम कह सकते हैं इट इज अ मच अवेटेड डिप. मतलब सारी पार्टिसिपेंट्स चाहते थे कि एक डिप आए, राइट. सो इसको मैं थोड़ा सा और डेटा के साथ स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ. देखिए निफ्टी पे 19200 19250 का जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जो रेजिस्टेंस जोन है वो 19450 19500 के आसपास आ रहा है. तो अगर आप निफ्टी का करंट सेटअप देखेंगे तो उस हिसाब से आपके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बाइंग के लिए फेवरेबल हो रहा है. बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर, 44700 44750 का जो जोन है ये सपोर्ट जोन है, एंड ऑन दी अपसाइड हमने देखा है 45600 650 जो रिसेंट हाई बना था वो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा. तो यहाँ भी आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग साइड पे फेवरेबल है. तो हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे विद अ नेगेटिव बायस, बट आई वोंट बी सरप्राइज दैट सिंस ऑल ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग अ माइल्ड नेगेटिव बायस, मार्केट्स माइट सरप्राइज ऑन द पॉजिटिव साइड. तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो बाय ऑन डिप्स का ही बन रहा है. द ओनली थिंग इज बहुत बड़ी क्वांटिटी इनिशिएट ना करें, बिकॉज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है विद नेगेटिव बायस, तो हो सकता है शायद थोड़े से निचले लेवल्स पे आपको और अच्छा पोजीशंस ऐड करने के लिए मिल जाएं. तो दिस इज द ओवरऑल व्यू. बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यहां से भी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है निफ्टी बैंक निफ्टी पे फेवरेबल है ऑन द लॉन्ग साइड. तो अगर आपको थोड़ा और नीचे के लेवल्स पे मिलता है तब तो इट्स इवन बेटर फॉर यू. सो दैट्स द ओवरऑल व्यू ऑन द इंडेक्स. जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स है मेरे, दोनों ही कैश कॉल, दोनों ही ऑन द बाय साइड है. पहला जिसका जिक्र अजय भी कर रहे थे, पीएसयू बैंक्स. इनफैक्ट अगर आप देखें तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी जब फॉल हो रहा था, ये हैंडफुल ऑफ पीएसयू बैंक्स ही थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को संभालने के लिए सपोर्ट दिया था. तो एक स्टॉक फ्रॉम द पीएसयू स्पेस इज कैनरा बैंक. इस स्टॉक ने अपना जो रेजिस्टेंस जोन है 325 टू 330 का, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है. मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपसाइड मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है. कॉल ऑप्शन सेटअप जो है वो भी बता रहा है कि स्टॉक यहाँ से 340 टू 346 के जोन्स तक जा सकता है. तो ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे. 328 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें. जो मेरा दूसरा पिक है, अगेन ईसाब इंडिया, ये स्टॉक हमने काफी बार डिस्कस किया है, एंड थैंकफुली गॉड्स ग्रेस ये स्टॉक हमेशा मेरा सेकंड टारगेट भी हिट करके ऊपर गया है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी इन एन अप ट्रेंड. सो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं. 4190 4250 ये आपके लिए 2 टारगेट्स रहेंगे. स्टॉप लॉस जो है इसको 4090 के लेवल पे लेके चले. 2 कॉल्स आपकी, कैनरा बैंक और ईसीएब, और आपके टारगेट्स भी अच्छे चल रहे हैं. मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट. आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी. एक बार मितेश की भी समझते हैं कि उनकी आज की रिकमेंडेशन क्या है स्पेसिफिक. मितेश बताएं. 3 स्टॉक है बेसिकली. सिस्टम और मेथड के हिसाब से मिड कैप स्टॉक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी री रेटिंग हो रही है, और वहाँ पे जो स्टॉक्स 3 जो सिस्टम और मेथड ने बताए, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रैली की शुरुआत हो रही है, ऐसा हमको लग रहा है. सो ये ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं. तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक्स बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन में हो सकते हैं. मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है. पहला है सेंचुरी टेक्सटाइल. अगर आप स्टॉक का सेटअप पूरा देखें प्रियंका जी, तो वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर 850 से 900 के बीच में एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, और 905 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है. तो करंट लेवल के ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदने की सलाह रहेगी. स्टॉप लॉस रहेगा 852 रुपया 852. पहला टारगेट रहेगा 1045. दूसरा टारगेट रहेगा 1128 1128. दूसरा जो स्टॉक्स है वो शुगर स्पेस से है. हमको लग रहा है अवध शुगर ने एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन के बाद 525 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, और ये ट्रेंड रिवर्सल है. जो कंसोलिडेशन और वीकनेस परसिस्ट हो रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से, उसका एंड है और बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है. तो अवध शुगर करंट लेवल के ऊपर 533 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी. 487 का स्टॉप लॉस आप लगाएं. पहला टारगेट रहेगा 605.
दूसरा टारगेट रहेगा 689। तीसरा स्टॉक वो है टेस्टी बाइट, थोड़ा हटके स्टॉक है, थोड़ी लिक्विडिटी शायद आपको इसमें कम लगे, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इसके। और ये जो स्टॉक है वो बहुत लंबी बारी के बाद सरफेस के ऊपर आया है, तो टेस्टी बाइट में 13,700 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। 12,500 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और बहुत लंबे समय के बाद मिला है, तो 13,700 के ऊपर टेस्टी बाइट खरीदने की सलाह रहेगी। 11,200 के स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट रहेगा 15,800 का, दूसरा टारगेट रहेगा 17,000 का। थोड़ा इलिक्विड स्टॉक होता है जो लास्ट में मितेश ने दिया, तो व्यूअर्स थोड़ा ध्यान जरूर रखें, ये रिकमेंडेशन और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन आज के बड़े स्टॉक्स कौन से हैं जहां एक्शन न्यूज़ बेस्ड हो सकता है और साथ ही बिजनेस अपडेट्स रिलेटेड भी एक्शन हो सकता है? सारे स्टॉक्स कंपाइल करके हमारे लिए शरद लेकर आए हैं, आइए उनसे समझते हैं। शरद बताएं। मॉर्निंग जी बिल्कुल, Q1 अपडेट्स पे फोकस करें तो कीस्टोन रियल्टर्स के आंकड़े देखें तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिले। प्री सेल्स जो है 2 गुना हो गई है। वहीं सुला विनियार्ड्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, इनके भी जो है डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ आई है, 17% नेट रेवेन्यू बढ़ा है। तो इन दोनों कंपनीज के Q1 अपडेट्स स्ट्रॉन्ग आए हैं। प्राइमरी मार्केट्स की भी एक्शन की बात कर देते हैं। साइन DLM की आज लिस्टिंग है, एक्सपेक्टेड है बाजार में कि ये जो है प्रीमियम लिस्टिंग हो सकती है 30 से लेकर 40% तक। IPO प्राइस जो है 265 रुपये प्रति शेयर था, जो सब्सक्रिप्शन नंबर है वो 70 गुना से ज़्यादा हुए थे। NSDL भी जो है अपने IPO के जो DRHP है उसको फाइल कर दी है। लगभग आप कह सकते हैं 5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स की जो है बिकवाली होगी, जहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर्स NSE, SBI, IDBI जैसे बड़े PSU प्लेयर्स रहने वाले हैं। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो आज जी ज़रूर फोकस में रहेगा। उनकी जी और सोनी की जो मर्जर की इंपॉर्टेंट NCLT हियरिंग है आज। सुजलॉन ने भी जो है ओवर द वीकेंड अनाउंस किया कि 2,000 करोड़ कैपिटल रेज करेंगे। ऑफकोर्स ये इक्विटी या डेट की तरफ से हो सकती है। हिंदुस्तान जिंक में इंटरिम डिविडेंड 8 रुपये का ऐलान किया, यानी कि 2% डिविडेंड यील्ड पे। अब याद रखिए इस साल का ये सबसे पहला डिविडेंड है और FY23 में इन्होंने 76 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। सोम डिस्टिलरीज में 142 करोड़ की जो है रेज होने वाली है। शेयर प्रेफरेंस से मोस्टली प्रमोटर्स ही इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट मीट हुआ और वो टारगेट कर रहे हैं 10% मार्केट शेयर ग्लोबली उनके ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट में। करंटली 5 से लेकर 6% तक का है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री ने कहा कि जो इन्वेंट्री इश्यूज़ और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट की बेनिफिट है वो सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से किक इन करेगा। वेदांता जो है बोर्ड ने अप्रूव कर दी 100% एक्विजिशन उनके फॉक्सकॉन और डिस्प्ले सब्सिडरी में। अब जो भी न्यूज़ इन्फ्लो इम्पैक्ट आएगा कंपनीज़ का आपका सेमीकंडक्टर रिलेटेड, अब ये लिस्टेड कंपनी में दिख सकता है। टीटागढ़ वैगन्स का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लगभग 300 करोड़ का स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड से आया है। एक्साइड में LIC ने 2% स्टेक घटाई है। जाइटस लाइफ साइंस में देखा जाए तो 0 FDA ऑब्जर्वेशंस देखने मिली है उनकी अहमदाबाद फैसिलिटी के लिए। नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। औरोबिंदो फार्मा ने एग्जीक्यूटिव लाइसेंस एग्रीमेंट में साइन की है US बेस्ड बायोफॉर्चून के साथ, जहाँ पे एक बायोसिमिलर ड्रग वो बनाएंगे। M&M की भी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है। अब ये न्यूज़ ऑफकोर्स आ रही है कि जो उनकी EV आर्म है वहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है और कंपनी ने कहा है कि उनकी बातचीत जो है चल रही है, हालांकि कोई बैंकर अपॉइंट नहीं हुए हैं। ऑर्डर विंस की बात करें तो HAL को लगभग 460 करोड़ का ऑर्डर आया है। वहीं अगर बात करें RVNL को तो उनको जो है 800 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर देखने मिला है। टाटा मोटर्स के जो ग्लोबल होलसेल आंकड़े वो भी अच्छे आए हैं, 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और उषा मार्टिन में जो है फ्रांस की FI ने जो है सोसाइटी जनरल ने स्टेक की जो है खरीदारी की है। और आखिर में IOCL फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोर्ड अप्रूवल आ गई है 22,000 करोड़ रुपए के राइट्स इशू के लिए और इसके अलावा एक और JV भी बनेगी जहाँ पे बैटरी स्वैपिंग बिजनेस होगी भारत के लिए। शुक्रिया शरद। तो ढेर सारे स्टॉक और इन सभी शेयरों पर आपके लिए हम बारी बारी से करके अपने एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे और आपको बताएंगे कि इन शेयरों में करना क्या है। लेकिन एक बार फिर से जरा चलेंगे BSE और BSE की इस खूबसूरत ऐतिहासिक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह, वहाँ का मूड और माहौल समझने के लिए। और आज क्या कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है ये भी अनुराग बताएंगे। अनुराग बताइए क्या माहौल है वहाँ पर? देखिए, मैं इस समय BSE की जो बिल्डिंग है उसके बुल गेट पे खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं बुल जो है ये काफी एक प्रतीक है भारत की समृद्धि का, जिस तरह से या फिर स्टॉक एक्सचेंज ने जो नए रिकॉर्ड हाई किए हैं अलग अलग दौर पे, उसका ये प्रतीक है। और ये पिछले कई सालों से, क्योंकि जो अगर हम सेंसेक्स की जर्नी भी देखें तो 30,000 का मार्क था या 50,000 का मार्क था, तो जो सेलिब्रेशन हुआ था
वो इसी जगह पे हुआ था, इस बुल गेट पे, और ये बुल है। और कोई भी अगर आप देखें जो बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट है या बड़े से बड़े लीडर्स हैं, वो जब भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आए तो उन्होंने यहाँ पे इस बुल गेट पे एक यादगार के तौर पे एक फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर दी है। और जिस तरह से आज बीएससी का 149वां फाउंडेशन डे है, तो काफी बड़ा दिन है ये, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। और अगले कुछ देर में हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जर्नी किस तरह की रही पिछले कुछ सालों में। और बड़ा सेलिब्रेशन है जो बीएससी की तरफ से आज रखा गया है, जिसमें मार्केट के पार्टिसिपेंट, लुमिनरीज, कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज, वो सब आज जो है इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि जर्नी जो है करीब 150 साल की काफी बड़ी रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो 1875 के अंदर एक शुरुआत हुई थी और उसके बाद हर माइलस्टोन जो पाता गया इन 150 साल के अंदर। और जो हम ये भी देखें कि जब जब भारत की समृद्धि हुई है, जब जब भारत के अंदर विकास दिखा है, तो वहां उसका जो सेलिब्रेशन है वो इस बिल्डिंग के यहाँ पर इस बुल गेट पर देखने को मिला है। तो काफी बड़ा दिन है ये। 149वां जो फाउंडेशन डे बीएससी का आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑलराइट अनुराग, बिल्कुल बड़ा दिन है बीएससी के लिए और ऑफ कोर्स इंडियन ट्रेडर्स के लिए भी। शुक्रिया, आपने अपडेट दिया। आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स हम तक लाते रहें। लेकिन अजय भी वहीं से हैं, बीएससी बिल्डिंग से ही है हमारे साथ, और उनसे भी समझते हैं कि वो आज कैसा एक्शन देख रहे हैं। अजय, वहाँ पर तो अच्छी सेलिब्रेशन हो रही होगी, क्या किस तरह का आज पूरा दिन का माहौल रहने वाला है? आप कुछ मूड चेक कर पाए? क्या बड़े बड़े नाम आज आने वाले हैं वहाँ? प्रियंका जी, हाँ, बहुत सारे वीआईपीज जैसा अनुराग बता रहे थे यहाँ रहने वाले हैं आज बीएससी के फाउंडेशन दिन पे। और इनफैक्ट मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक स्निफर डॉग्स, सिक्योरिटी वाले स्निफर डॉग्स को लेके जा रहे थे, क्योंकि इतने बड़े वीआईपीज आने वाले हैं, मार्केट के दिग्गज, कॉर्पोरेट्स, तो उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का तो इंतजाम होना ही पड़ेगा। तो आज पूरे दिन बहुत ही अच्छी यहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन बाजार की बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मितेश और कुश भी हैं हमारे साथ, आज तो पूरे दिन यहीं से बातचीत होगी। कुश, आईटी स्टॉक्स के बारे में आपसे ट्रेड पे बात करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली टेक महिंद्रा। किक ऑफ होगा टीसीएस इन्फोसिस से, लेकिन टेक महिंद्रा को अभी कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि पूरा बाजार जानता है कि खराब रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन आईटी स्टॉक रिबाउंड कर रहे हैं, उसमें ज्यादा बायर्स हैं रादर देन सेलर्स। तो क्या इस समय टेक महिंद्रा को बाय करना ठीक रहेगा? अजय, पहले तो मैं ये कह दूं कि थोड़ी सी लेफ्ट आउट फीलिंग मुझे आ रही है। आप हमें नहीं लेके गए बीएससी, करेक्ट? दिस इज अ प्लेस जहां पे हम दिवाली सेलिब्रेशंस करते करते बड़े हुए हैं। इट्स एन हिस्टोरिक प्लेस, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बीएससी एंड इट्स सो ग्रेट टू सी यू रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर। So that's on you reporting from there. Hopefully next time हम outdoor वहां से करेंगे without a coffee. That's on, as I said, the BSE update. देखिए, जहां तक IT stocks की बात है, बिल्कुल अब काफी लंबे स्लम्प के बाद इनमें एक ऐसा रुझान आया है जहां पे आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर मैं टेक महिंद्रा की पर्टिकुलरली बात करूं, तो जो इसमें हमने एक रिवाइवल आते हुए देखा था फ्रॉम अप्रैल, मिड अप्रैल ऑनवर्ड्स, वहां पे स्टॉक ने कहीं भी अपने 50-डे मूविंग एवरेज को एक बार से क्रॉस किया, फिर सिग्निफिकेंटली ब्रीच नहीं किया है। नाउ एज यू आर सेइंग कि एंटिसिपेशन है रिजल्ट्स थोड़े वीक आएंगे, तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी टू प्ले बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी। जहां जहां इसके की सपोर्ट जोन्स हैं, जैसे 1340 एक की सपोर्ट जोन है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो 1100 का जो लेवल है ये की सपोर्ट जोन है। जब जब आपको इन लेवल्स के पास मिले, आप बाय ऑन डिप्स करते चले। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें एट एवरी बाय, लेकिन जो ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे बाय का ही प्ले आउट होगा। इसी के साथ मेरे पास जो बाकी स्टॉक्स हैं, व्हिच इज लेट्स से समथिंग लाइक HCL टेक, ये एक स्टॉक है जो एक रैंक आउट परफॉर्मर रहा है, ये भी हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के साथ मिल रहा है। तो ये एक दो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रेडार पे रखने चाहिए, बिकॉज देखिए ग्लोबली भी IT स्टॉक्स आर डूइंग वेल, इवन दो इट इज ऑन द बैक ऑफ द AI स्टोरी, लेकिन अभी भी उसमें अच्छी खासी जो IT स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा खासा अट्रैक्शन बना हुआ है। सेम विल प्ले आउट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल। So Tech Mahindra, HCL Tech, some of these stocks will remain a buy on dips for me. अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो फिलहाल ये मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। तेश, मुझे आपसे रियल एस्टेट स्टॉक से बारे में बात करनी थी। लोधा की बात अगर हम करें तो अगर हम प्री स्प्लिट देखें तो करीब 1400-1500 रुपए का भाव हो गया उसका। नंबर्स काफी अच्छे आए थे जो शरद बता रहे थे। लोधा पे चार्ट चेक कर ही दीजिए, लेकिन मैक्स वेंचर्स
वो भी एक एनसीआर का रियल एस्टेट कंपनी है और खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपना पहला लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दोनों के चार्ट्स में देख के बताइए स्ट्रक्चर कहाँ मजबूत दिख रहा ज्यादा? ओके सबसे पहले तो अजय जी, आप बीएससी में हैं तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ही अच्छी रैली करेगा, क्योंकि बहुत ही प्रॉमिसिंग लोगों के साथ आप बात करेंगे तो डेफिनेटली इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो डेफिनेटली आज फायरवर्क्स तो बीएससी पे होगा ही होगा। सो लेट्स होप कि आज का जो दिन है वो बहुत ही एक अच्छा थम्स अप के साथ हम क्लोज करें ऑन दिस हिस्टोरिक डे। कमिंग बैक टू दी रियल एस्टेट स्टॉक, देखिए रियल एस्टेट स्टॉक और इंडेक्स में जो रैली है वो कंटिन्यूस होगी, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो यही इंडिकेट कर रहा है। स्पेशली अगर लोढ़ा की बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर पिछले 8 वीक से हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और ये बहुत रेयर है लिस्टिंग के बाद कि 8 या 9 वीक तक जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर हायर बॉटम हायर फॉर्मेशन है। कहीं कहीं स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है, 740 का हाई लगाया था और आज 700 के लेवल्स के ऊपर है, लेकिन फिर भी दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ रैली। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड अभी भी बाकी है। दूसरा स्टॉक जो आपने बोला मैक्स वेंचर का, तो मैक्स वेंचर में भी मैं आपको बता दूं कि वहां पे भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। यहाँ पे कंसोलिडेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है। ब्रेकआउट जो पहले अर्लियर रेजिस्टेंस था 204.90 का, उसके ऊपर सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट किया है। तो मेरे हिसाब से अगर दोनों में से अगर कोई पिक ली जाए तो मेरे हिसाब से लोढ़ा में हम लोग पोजीशन बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। रीजन बीइंग इज दैट के कंसोलिडेशन ऑलरेडी पार हो चुका है और लोढ़ा जो है वो अपने लाइफ टाइम जो हाई है, जो लिस्टिंग के टाइम पे बनाया था 769.50 ईयर 2021, उसके बहुत करीब है। और जब भी ऐसे प्रोमिनेंट स्टॉक लाइफ टाइम नए हाई बनाते हैं उसके बाद रैली जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल होती है। तो बिटवीन दिस टू आई प्रेफर टू गो विथ लोढ़ा, और मेरे हिसाब से अगले 1 से 3 महीने में ये नया हाई क्रॉस करके 950 टू 1000 अल्टीमेटली 4 डिजिट में ये स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। सो आउटलुक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग लग रहा है लोढ़ा पे। लोढ़ा के ऊपर अभी खरीदारी का व्यू रहेगा। ठीक है, मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर खरीदारी का व्यू है और यहाँ पर लगता है कि ये शेयर 1000 रुपए की तरफ अपनी चाल को बढ़ाते हुए दिखेगा। लेकिन बाजार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी कहीं ना कहीं मानसून की, कहीं की क्योंकि अल नीनो की चर्चा हो रही थी और शुरुआत में हमने देखा था कि डेफिसिट भी था। बारिश जब शुरू हुई थोड़ी देर से मानसून आया, लेकिन अभी स्थिति ये है कि उत्तर भारत में और पूरे देश की अगर बात करें तो मानसून पूरे झूम के बरस रहा है। आईएमडी के डीजी एम महापात्र हमारे साथ हैं। मिस्टर महापात्र, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। सर, हम देख रहे हैं कि मानसून न सिर्फ पूरे धमक के साथ देश भर में दस्तक दे चुका है, बल्कि जो बारिश की जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं कहीं से तो बड़ी चिंता में डालने वाली हैं। आप ये बताइए कि जो डेफिसिट थी क्या उसकी पूरी की पूरी भरपाई हो गई है, और यहाँ से अगर हम मौसम की अगर हम चाल की बात करें तो आगे आप किस तरह के रेंज देख रहे हैं? जैसे आपने बताया जून 15 तारीख तक मानसून में डेफिसिट थी और धीमी गति से मानसून भी एडवांस कर रहे थे, और इसके बाद मानसून में तेजी आई और पूरी कंट्री नॉर्मल से 5 दिन पहले कवर हो गया। इसके साथ साथ बारिश जारी रहा और आज के दिन पे जो रेनफॉल 1 जून से 9 जुलाई तक हम देखें तो ये 2% नॉर्मल से ज्यादा है। और स्पेशली रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साउथ पेनिनसुला में ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और कुछ इलाका ऐसा है जो कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ रेनफॉल एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह एरिया में रेनफॉल डेफिशिएंट है। सो बात यही है कि मानसून अभी अच्छा स्थिति में है और जैसे हम प्रेडिक्ट किए थे 30 जून को कि जुलाई महीने बहुत अच्छा रहेगा, रेनफॉल पॉजिटिव से नॉर्मल में होगा। अभी जुलाई महीने में 30% एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया 1 to 9 जुलाई के अंदर। और ये ज्यादा से ज्यादा रेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिकॉर्ड किया गया, जहाँ की 50 to 100% ज्यादा बारिश हुआ है। और स्पेशली फॉर लास्ट 2 डेज आप देखेंगे तो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया हिल स्टेट्स में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और एडजॉइनिंग प्लेन एरियाज लाइक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जिसकी वजह से कहाँ कहाँ भी
लैंडस्लाइड्स हुआ और इलोयल इनंडेशंस हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है। मगर आज की स्थिति ऐसा है कि जो पास्ट 2 डेज का हेवी रेनफॉल तो एक्सट्रीम हो रहा था, इसमें थोड़ी कम होगी, बट स्टिल वल्नरेबल एरिया आज के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, जहां हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। वहां हमारा वार्निंग जारी है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है, वहां भी आज हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। ईस्ट राजस्थान में हो सकता है और हरियाणा का स्पेशली कुछ इलाके में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है, मगर दिल्ली में आज हेवी रेनफॉल होने का चांस नहीं है। राइट, मॉर्निंग महापात्रा जी, आपने अच्छे से समझा दिया, लेकिन एक चीज़ आपने वार्निंग की भी बात की, लेकिन क्या सारे पार्ट्स में इसी तरह की रेनफॉल देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत हद तक सेंट्रल इंडिया में फार्मर्स और एग्री लैंड ज़्यादा है, तो वहाँ पर किस तरह के फोरकास्ट आगे के लिए दिख रहे हैं? और सेंट्रल इंडिया में आप देखें तो रेनफॉल अभी नॉर्मल से कम हो रहा है, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में बोलूँ, जैसे ईस्ट एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एडजनिंग से तेलंगाना, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इस एरिया में रेनफॉल अभी कम ही रहेगा। अगर नेक्स्ट 3 to 4 डेज की बात करें तो जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार, इस इलाके में अच्छा बारिश होगा। फिर 14 तारीख से सेंट्रल इंडिया जो एरिया में बोल रहा हूँ कम बारिश हो रहा है, वहाँ बारिश बढ़ेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार के फंडामेंटल्स के बारे में हम बातचीत को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह जुड़ रहे हैं। सुप्रभात गौरांग, कैसे हैं आप? बाजार का सेटअप आपको इस समय कैसा नजर आता है? आपको लगता है थोड़ी मुनाफा वसूली का दौर इस हफ्ते चल सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से लाजमी होगा अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि निरंतर हम सिवाय पिछले हफ्ते शुक्रवार को छोड़ करके अगर आप देखें तो सोमवार और मंगलवार को शुरुआत अच्छी हुई। अंतरा दिवसीय में हमने थोड़ी बहुत बढ़त गवा दी, लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो जो भी बढ़त हमने गवाई थी वो फिर से हमने ऊपर के तरफ के दायरे तय किए। और छोटी मध्यम अवधि में अगर किसी ने सौदे लिखे होंगे अजय, तो मेरे ख्याल से जिस मात्रा में या जिस प्रतिशत में मुनाफा मिल रहा है, और ये बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि निरंतर अगर बाजार अब इस तरीके से ऊपर जाता है तो थोड़ी बहुत चिंता हमारे लिए बढ़ जाती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ संकोच नजर आता है। और इस प्रकार से जैसे शुक्रवार को हमने कुछ 150 पॉइंट के ऊपर का करेक्शन निफ्टी में देखा, 500 पॉइंट के ऊपर का करेक्शन हमने सेंसेक्स में देखा। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से ये हमारा विश्वास जो है, हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो और मजबूत कर देता है, भरोसा मजबूत कर देता है। तो और ये मौका भी देता है उन लोगों के लिए जो मौका चूक गए हो। और निरंतर और इतिहास में हमने देखा है जब भी सर्वोच्च ऊंचाई बनी है बाजार में, तो कुछ समय के लिए बाजार एक दायरे में आता है, कुछ मुनाफा वसूली आती है और नीचे की तरफ के दायरे हम देखते हैं। और ये अच्छा भी इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से बुधवार से, यानी कि आज 10 तारीख है, कल नहीं परसों से 12 जुलाई से पहली तिमाही के नतीजों का आगाज हो जाएगा। टीसीएस इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे, और उसके पश्चात बाकी अन्य कंपनियां अपने नतीजे लेकर के आएगी। तो अच्छा है, थोड़ा बहुत नतीजों के पहले बाजार थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा है। मेरे ख्याल से दशा और दिशा क्षेत्र और कंपनियों के आधार पर आंकड़ों को देख करके पहले तिमाही के बाजार फिर निर्णय लेगा किस तरफ जाना है। जी गौरांग, एक क्विक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। इन्होंने अपनी रिकॉर्ड डेट जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर की दे दी है। अगर जियो फाइनेंशियल्स खेलना है तो आप उसको, जब वो सितंबर अक्टूबर में लिस्ट होगा तो आप अलग से खरीदेंगे, या अभी भी रिलायंस खरीदा जा सकता है? और जियो फाइनेंशियल्स के मामले को लेके रिलायंस में यहां से तेजी बन सकती है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में? शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का तो दाव या खेल हम खेलते नहीं है, क्योंकि ये छोटा मोटा मुनाफा कमाने हमें दिमाग में पता नहीं बैठता नहीं है। और इतिहास के समय से हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने निवेश की राय दी थी। हमें लग रहा है कि ये कारोबार, और बाजार में और भी कई बातें हैं अजय जिसका स्पष्टीकरण मैनेजमेंट ने नहीं किया है, जैसे टेलीकॉम का कारोबार है, सेल्यूलर सर्विसेज का, उसको अलग करने के लिए, रिटेल का वगैरह वगैरह। लेकिन अगर
ये अगर मुद्दा होता भी है फाइनेंशियल सर्विसेज का, क्योंकि इसको हामी दी गई थी शेयरधारकों की तरफ से, मूल्यांकन के आधार पर मेरे ख्याल से आप निर्णय ले सकते हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमें पूछते हैं तो हमारी लंबी अवधि के लिए आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। 3000 के आसपास के मेरे ख्याल से लक्ष्य है, और नतीजे आएंगे जल्द, वो भी मेरे ख्याल से हमें थोड़ा बहुत सहायता करेंगे निर्णय लेने के लिए, क्या ऊपर लेके जाना है लक्ष्य या फिर नीचे लेके आना है। लेकिन ये छोटी अवधि में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लंबी अवधि के लिए अगर आप हमें पूछते हैं तो आज भी हम खरीदारी की राय देंगे। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय, तो रिलायंस का शेयर लगातार फोकस में है और फोकस होने की आज दो खबरें दरअसल हैं। दरअसल रिलायंस रिटेल जो कि इनकी सब्सिडरी कह सकते हैं, और वहाँ पर जो बायबैक ऑफर दिया गया है निवेशकों को, उसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है, उसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन एक बार जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज क्या है, कहाँ पर खरीदारी की सलाह है, कहाँ पर बिकवाली की सलाह है, ये सब कुछ बता रही है हमारी सहयोगी वामाक्षी। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ICICI प्रूडेंशियल के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि जून के महीने में करीब 12% प्रीमियम ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड की है, जो पिछले 13 महीने में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी भी सुधर रही है और इसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस 640 से बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हमारी नज़र होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कर्नाटका टैक्स हाइक ग्रोथ को इसका ग्रोथ पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, और ये जो हाइक है इसकी वजह से एंड कंज्यूमर को करीब 14 से 15% हाइक शायद पास ऑन हो सकता है। ओवरऑल उनका मानना है कि सारे ही ब्रांड्स जो है कर्नाटका में प्रेजेंट, वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये हायर टैक्सेस को ऑफसेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इन सारे अपडेट्स के चलते मैक्वायरी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, टारगेट दिया 700 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे डिलीवरी पर। हम देख रहे हैं कि MK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत के ई-कॉमर्स शिपमेंट मार्केट डबल हो सकता है FY26 तक। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू कैगर 24% FY23 से लेकर 26 तक, 7.8% की एडजस्टेड EBITDA मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस है और पैट टर्न अराउंड भी एक्सपेक्टेड है FY26 में। डिलीवरी का जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है B2C एक्सप्रेस सेगमेंट में, वो अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले करीब 20% तक चीप है। और इनफैक्ट जो भारत की लॉजिस्टिक्स स्पेस की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, इसमें डिलीवरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल इसी के चलते MK ने डिलीवरी पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 465 प्रति शेयर का। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी। तो डिलीवरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ठीक ठाक टारगेट 465 की MK की तरफ से इस शेयर के लिए। 400 रुपये से नीचे के अभी के भाव इसके चल रहे हैं। एक बाजार की बातचीत को हम लेके चलते हैं ऐसे कॉर्पोरेट के पास जहां बहुत सारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं। सैट इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप फ्राइडे का एक्शन देखें तो सैट इंडस्ट्रीज का स्टॉक करीब 11 से 12% चल रहा था। वहां बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और बाजार के बड़े दिग्गज मेन कंपनी के अंदर भी ब्लॉक डील्स में एक्टिव नजर आए और उनकी एक सब्सिडरी भी आ रही है जिसका IPO आने वाला है। हमारे साथ मिस्टर बंदूक वाला जुड़ रहे हैं सैट इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए। मिस्टर बंदूक वाला बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आप मेन कंपनी जो सैट इंडस्ट्रीज है उसके बारे में बताएं। इस समय आपको कारोबार कैसा चल रहा है, आपका किस तरह का आउटलुक नजर आता है? यहाँ से हम देख रहे हैं कि बाजार के बड़े दिग्गज काफी एक्टिव हो रहे हैं आपकी कंपनी में, तो जरा कंपनी के बारे में और आउटलुक के बारे में शेयर करें। गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग ET नाउ स्वदेश के सारे दर्शकों को। सैट इंडस्ट्रीज अभी एक 38 इयर्स यंग डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है। कंपनी का प्रेजेंस 100 कंट्रीज में ज्यादा है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, और ओवरसीज ऑफिसेज है UAE और लंदन में। कंपनी अभी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपनी सब्सिडीज के थ्रू भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाते हैं और सा पॉलीमर्स में हम बल्क पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी का एक डिवीजन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। कंपनी ने 125 प्लस स्टार्टअप्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है। हम सीड और अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन होता है, जिस वजह से हमारा सक्सेस रेट भी इंडस्ट्री में काफी अच्छा है। इस बिजनेस से जनरेट होने वाला रिटर्न जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से भी ज्यादा होता है। अब ग्रोथ आउटलुक की अगर मैं बात करूं सर, तो पिछले कितने सालों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा
रहा है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 102 करोड़ के रेवेन्यू से 482 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 45 करोड़ तक पहुंचाया। हम आने वाले 5 सालों में भी इससे बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है क्योंकि ये 2 पार्ट्स में ड्राइव होता है। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस से कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट होता है और दूसरी साइड हम हाई वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कंसिस्टेंट कैश फ्लो बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ देने के साथ साथ नई बाउंड्रीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है और साइमल्टेनियसली हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स हमें कंपनी के शेयर होल्डर्स को अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। आगे जाते हुए हमारे बिजनेसेस में चाहे वो स्टेनलेस स्टील का सेक्टर हो, चाहे वो पॉलीमर इंडस्ट्री हो, हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है उसको लेके और बिजनेसेस में काफी अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। रूम बहुत है ग्रो करने का क्योंकि हम बहुत ही हाईली स्केलेबल और हाईली प्रॉफिटेबल एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। मिस्टर बंदूकवाला, आपकी जो एरोफ्लेक्स करके सब्सिडरी है जिसका आईपीओ आने वाला है, वो उसका क्या स्टेटस है और उसके बारे में बताएं कि वो जो पैसा रेज करेंगे वो कहाँ जाएगा। एरोफ्लेक्स का क्या आउटलुक दिखाई देता है आपको? एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी का फैक्ट्री तलोजा नवी मुंबई में है और उसका ईयरली कैपेसिटी 1 करोड़ 10 लाख मीटर्स की है। कंपनी प्रोडक्ट्स स्टील इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर और केमिकल इंडस्ट्रीज में देती है। पर अब कंपनी का जो फोकस है वो न्यू एज इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो गया है, जैसे कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज आते हैं जैसे ईवी बैटरीज में, एरोस्पेस और सैटेलाइट में, फायर स्प्रिंकलर्स में, रोबोटिक्स में, डिफेंस में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में। इन इनोवेटिव सेक्टर्स में कंपनी का फ्यूचर बहुत ही बड़ा दिखता है। कंपनी आज 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी है। कंपनी का 80% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है और 80 कंट्रीज से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम अभी, जिसमें से मेजर मार्केट अमेरिका और यूरोप है। आईपीओ की तरफ अगर मैं बात करूं तो अभी कंपनी ऐसे लेवल पे आ गई, ऐसे स्केल पे अब नए स्केल पे ले जाने के लिए कंपनी को अब हमें पब्लिक इशू के थ्रू रूट लेना पड़ेगा। आईपीओ का साइज अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़ का है, जिसमें से 160 करोड़ हम फ्रेश इशू लाने वाले हैं और बाकी 180 करोड़ ऑफर फॉर सेल के थ्रू सैट इंडस्ट्रीज को मिलेगा। आईपीओ के फंड्स को लोन रिपेमेंट में यूज करेंगे, जिससे कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और बचे हुए फंड्स को हम कंपनी के यूजुअल बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करने वाले हैं। पिछले 2 महीनों में सैट इंडस्ट्रीज ने एरोफ्लेक्स के 7% शेयर 76 करोड़ के लिए आशीष कचोलिया जी, जगदीश मास्टर जी, रोजी ब्लू प्राइवेट लिमिटेड, विकास खेमानी जी के कार्नी लेंस फंड और दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचा है। इस आईपीओ में स्पेशली सैट के शेयर होल्डर्स को 10% का रिजर्वेशन का प्रोविजन भी रखा हुआ है। ग्रोथ आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो एरोफ्लेक्स की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में एक्सेप्शनल रही है। कंपनी 5 साल पहले 113 करोड़ का रेवेन्यू करती थी और अब FY23 में उन्होंने 270 करोड़ टच किया। 5 साल पहले नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए का था और अब 30 करोड़ टच हो चुका है। इसमें सैट इंडस्ट्रीज का बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है और आगे भी हम इसी लाइन पे ग्रोथ चाहेंगे। अगर मैं कंपनी की यूनिकनेस की बात करूं तो कंपनी की स्ट्रेंथ उसकी R&D और टेक्नोलॉजी स्किल्स में है। कंपनी में इन हाउस एनेबल अप्रूव्ड लेबोरेटरी है और इस वैलिडेशन से कस्टमर्स का हमारे प्रोडक्ट्स पर भरोसा भी बहुत बढ़ चुका है। एरोफ्लेक्स की यूनिकनेस उसके एंट्री बैरियर्स में है। एक लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें सर्टिफिकेशंस, अप्रूवल्स और जरूरी कस्टमाइजेशंस रहते हैं। राइट मिस्टर बंदूकवाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और सैट इंडस्ट्रीज और एरोफ्लेक्स का फ्यूचर आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। काफी बड़ी हमने रैली देखी सैट इंडस्ट्रीज में। एक बार कुश से बात कर लेते हैं। कुश, इनके चार्ट सैट इंडस्ट्रीज के समय क्या बताते हैं? अगर आप चार्ट देखें, इसमें आशीष कचोलिया, जगदीश मास्टर, इनाम वाले और बहुत सारे लोग एक्टिव नजर आए। प्री आईपीओ में भी इनकी सब्सिडरी में और मेन कंपनी में भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर। लेकिन प्योर चार्ट्स की बात करें तो क्या टारगेट्स बन सकते हैं? अजय देखिए, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है। अगर मैं लंबे टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है। 82 से 84 का एक रेजिस्टेंस जोन था इस स्टॉक का, जो इस पूरे साल में अब तक ये नहीं क्रॉस कर पा रहा था। हमने कुछ दिन पहले इसमें बहुत क्लियर इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा है। सर्ज है, वॉल्यूम बैक सर्ज है। यहाँ पे मोमेंटम जो है ये बिल्कुल जारी रह सकता है।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखूं तो थोड़ा ओवरहीटिंग के करीब चला गया है। सो व्हाइल द ओवरऑल ट्रेंड इज इंटैक्ट, और मुझे यहाँ से लग रहा है कि जो हम आने वाले कुछ दिनों में 115 से 122 के जो लेवल्स हैं ये टारगेट्स देख सकते हैं। मेरी सजेशन रहेगी कि थोड़ा बाय ऑन डिप्स करें, क्योंकि यहाँ पे ओवरहीटिंग के पास है। ऑलरेडी एक अपमूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले 5 से 6 सेशन में 80 रुपीज से लेके ऑलमोस्ट 100 तक ये स्टॉक रन अप कर चुका है। तो थोड़ा सा डिप आए तो बिल्कुल बाय करके चलें। यहाँ पे आपके लिए एंट्री पॉइंट्स जो है ये 90 से लेके 93 के बीच में रहेंगे। ओवरऑल सेटअप मैंने कहा पॉजिटिव है। टारगेट 115 और 122 के लेवल्स का लेके चले। स्टॉप लॉस जो है इसको आप लेके चले करीब 83 के लेवल्स के पास। ठीक है, सेट इंडस्ट्रीज पर ये व्यू, लेकिन मितेश जरा आप ना टाटा मोटर्स पर व्यू दीजिए, क्योंकि उनकी ग्लोबल होलसेल बिक्री की आंकड़े आए हैं और हमने देखा था कि ये शेयर ठीक ठाक अच्छी हमने तेज़ी देखी थी शुक्रवार के सत्र में। अच्छा रनअप ऑलरेडी इसने दिखाया है। आप ये बताइए कि 618 रुपये के भाव से आप कितनी तेज़ी देख रहे हैं और क्या आप फ्रेश बाइंग करने की सलाह देंगे? हमने 480 से ये स्टॉक को ट्रैक किया है। पहला टारगेट 600 का था, दूसरा टारगेट 800 का है। देखिए कभी कभी अभिषेक जी ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत लंबा कंसोलिडेशन के बाद जब रीरेटिंग होती है और जब ऊपरी स्तर उसमें आते हैं तब बहुत डर लगता है कि शायद ये रैली चलेगी कि नहीं, लेकिन बहुत लंबी अवधि के बाद जो डबल टॉप था 600 का वो क्रॉस किया है। तो हमारे हिसाब से रैली टाटा मोटर में जस्ट बिगिन हुई है। ये शायद 900 का टारगेट भी बहुत छोटा रहेगा टेक्निकली। गोइंग फॉरवर्ड शायद 1000-1200 का भी टारगेट 2 साल में टाटा मोटर्स में या 3 साल में आए। तो बहुत बड़े समय के बाद ये स्टॉक्स में इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आई है। अगर आप डिलीवरी डेटा भी देखोगे या कोई भी टाइम फ्रेम लगा के देखोगे तो एक ही रुझान आएगा कि स्टॉक में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू ही रहेगा। तो डेफिनेटली 618 पे नहीं, हम लोग 800 के ऊपर भी इसको बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि बहुत कम टाटा ग्रुप के ऐसे शेयर्स हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे चल रहे हैं एंड टाटा मोटर इज वन ऑफ देम। सो डेफिनेटली एट 618 इट्स अ बाय। आप यहाँ से भी बाय के टारगेट्स देखते हैं। ठीक है, आपसे बात हो रही थी पिछले हफ्ते भी, ये पहला टारगेट तो आपका अचीव हुआ है, दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ 750 का, और बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के भी टारगेट्स हैं। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज न्यूज़ बेस एक्शन है, कुछ फार्मा स्टॉक्स, औरोबिंदो फार्मा हो, जाइडस लाइफ हो और ग्लैंड फार्मा, यहाँ बड़ी बड़ी ऑर्डर्स की बात है। इनफैक्ट एक्सक्लूसिव राइट्स औरोबिंदो फार्मा को मिली है, जाइडस में भी एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुई है, वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस है। तो कुछ एक्शन आज फार्मा स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स पे कैसा रह सकता है? एक बार वेरी क्विकली कुछ औरोबिंदो फार्मा और साथ ही ग्लैंड फार्मा, इन दोनों के चार्ट चेक करके बताएं यहाँ कोई ट्रेडिंग का आज ट्रेडिंग का कोई मौका बनता है। औरोबिंदो फार्मा का स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ही क्लियरली एविडेंट है। मार्केट के अगेंस्ट जाके भी इसमें हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। स्टॉक अपर टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, ओवरहीटिंग से दूर है। यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। द रीसेंट हाइज ऑफ 765 एंड देन 795, ये जो 2 टारगेट्स हैं ये आपके लिए लेवल्स रहेंगे टू वॉच फॉर। ऑन द डाउन साइड 733 टू 735, 735 ये आपका जो लेवल है ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। तो औरोबिंदो फार्मा डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेड यहाँ आपके लिए बनता है। ग्लैंड फार्मा ऑन दी अदर हैंड काफी सबड्यूड है, एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, 20 डे के ऊपर है, लेकिन जिस तरीके का इसमें हम लैक ऑफ वॉल्यूम देख रहे हैं, इट्स नॉट अ वेरी कन्विंसिंग मूव। और 1100 के आसपास तो इसमें सप्लाई जोन भी है, तो मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रखें। दी ओनली रीजन और दी ओनली टाइम व्हेन यू कैन बाय, अगर आपका इसमें व्यू थोड़े लंबे समय का हो, तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 का पहला टारगेट और 1160 के दूसरे टारगेट के लिए। बट एज आई सेड, दिस इज मोर ऑफ अ पोजिशनल कॉल। सो ये तो व्यू रहा कुछ पर्टिकुलरली फार्मा काउंटर्स पर। अब हमारे साथ पैनल पर प्रशांत सावंत भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी आज की रिकमेंडेशन समझेंगे। प्रशांत मॉर्निंग, आपके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले हम मुनाफे का फंडा, हमारा खास सेगमेंट का रुख करेंगे। पंकज पांडे हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट से, आइए उनसे बात करें। मॉर्निंग पंकज, बताएं आज कौन से हैं 2 आपके आइडियाज? मॉर्निंग पंकज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे yes. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं। हाँ, तो जो पहला स्टॉक है वो एनआरबी बेयरिंग है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 270 है। अच्छी बात यह है कि
इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें आगे जाके सुधरता हुआ लग रहा है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे इनका 25% जो टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट से आता था, वहां पे 5% का इनका टर्नओवर डिप था बिकॉज ग्लोबल वोलेटिलिटी काफी थी। बट आगे जाके हमें ये लगता है कि इस साल रिकवर होगा और 15% ग्रोथ वहां पे आएगा। दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल जो डोमेस्टिक ग्रोथ है हायर बेस पे भी 10-11% का करीब ग्रोथ दिखेगा, तो ओवरऑल जो कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ होगा करीब 11% रहने की उम्मीद है। एंड देन मार्जिन साइड में अगर आप पिछले साल देखें तो काफी उथल पुथल थी, मतलब फर्स्ट हाफ में इनका मार्जिन 10% था, Q4 में आते आते मार्जिन इंप्रूव होकर 20% हो गया। आगे जाके हमें उम्मीद है कि इसका जो मार्जिन प्रोफाइल है 16-17% रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का बेनिफिट है थोड़ा पास ऑन करना पड़ेगा। एंड उसकी वजह से जो ग्रोथ है ओवरऑल हमें लगता है कि काफी अच्छी रहने वाली है इस कंपनी की। एक और जो हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि अगर आप एमएनसी बेयरिंग कंपनीज देखते हैं तो 40 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करती हैं, ये कंपनी करीब 14 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव है। प्लस 200 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि इनकी लैंड डील हुई थी तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके ये डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो ये कंपनी ओवरऑल हमें काफी अच्छी लगती है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 270। ना जो दूसरा स्टॉक है वो अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे टारगेट प्राइस हमारा 800 है। आई थिंक कंस्ट्रक्शन एज अ स्पेस उस हिसाब से मूव नहीं किया है जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट में एक मूवमेंट आया है, तो आई थिंक यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा कैचअप होगा। ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है विद इन द कंस्ट्रक्शन स्पेस। इनका करीब ऑर्डर बुक 8,400 या 8,000 के आसपास में है, प्लस 4,500 का इन्होंने अभी नया इनको ऑर्डर बुक मिला है, तो इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक 12,000 है, तो इनकी 3 साल की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। एंड देन जो बिड पाइपलाइन है वो भी 4-5 हजार करोड़ का है, तो ओवरऑल दैट वे वो भी एक अच्छी चीज है। मैनेजमेंट ने 20% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है, पर हमें लगता है कि इसका गाइडेंस और ये जिस हिसाब से इसको ऑर्डर इनफ्लोज मिले इसकी ग्रोथ और भी बेटर रहने वाली है। 23% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। आई थिंक ये कंपनी की सबसे अच्छी चीज ये है कि इस जनरली आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में डेट देखते हैं, ये कंपनी डेट फ्री है, तो दैट वे एक बड़ा पॉजिटिव है। मार्जिन प्रोफाइल ओवरऑल हमें लगता है कि जो 10.5% के आसपास में थी लास्ट ईयर वो थोड़ी इंप्रूव होगी, 11% होगी। एंड इसकी वजह से जो इसकी अर्निंग ग्रोथ है काफी स्ट्रांग रहेगी एट 31%। एंड इसको हम 16 के टाइम में मल्टीपल वैल्यू कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि अच्छा करेगा। इसको हमेशा थोड़ा रिलेटिव प्रीमियम मिलता है बिकॉज इसका जो कैश जनरली ये कंपनी के मार्जिन वोलेटिलिटी कम रहती है, प्लस ये कैश कैरी करते हैं बुक्स में, जिसकी वजह से ये बहुत ही सस्ते या लेस मार्जिन वाले ऑर्डर्स नहीं पिक करते हैं। तो आई थिंक ये एक पोर्टफोलियो पिक है विद इन दी ओवरऑल इंफ्रा स्पेस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 800। ठीक है, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और एनआरबी बेयरिंग्स दोनों पोजिशनल कॉल्स हैं, आपको कुछ समय होल्ड करके रखना होगा। शुक्रिया पंकज आज समय देने के लिए, और ये सारे रैशनल भी हमारे व्यूअर्स को इन दोनों स्टॉक्स के बारे में समझाने के लिए। अब हमारे साथ प्रशांत सावंत भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग का प्रशांत, आपकी रिकमेंडेशन से शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बार बेयरिंग स्टॉक्स पे एक व्यू बताएं, क्या फिर से एक रैली स्टार्ट हुई है क्या? क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा एनआरबी बेयरिंग में अच्छी खासी मूव थी, और फिर अपनी रिकमेंडेशन भी बताएं। जी प्रियंका, आपने जब भी सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जब भी आपने अजय जी ने सवाल पूछा है, मेरा एक जवाब हमेशा फिक्स रहा है कि यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू अ मैकेनिकल इंजीनियर। बेयरिंग कंपनीज हमेशा वो रेकमेंड ही करेगा। तो अगर आप एनआरबी बेयरिंग्स की बात करो तो अभी के प्राइस के हिसाब से एक अच्छा फ्रेश और वैलिड ब्रेकआउट आया। इसके 3 दिनों के वॉल्यूम्स पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट है, तो डेफिनेटली करंट लेवल पे भी कोई लेना चाहे तो 190 के क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस से आप क्वांटिटी प्लान कर लो और थोड़ा डीप रखो। यहाँ से मुझे लग रहा है ये सस्टेन करके आपको 250 तक के लेवल भी कंफर्टेबली दिखा सकता है। जहां तक आज के रिकमेंडेशंस की बात है तो 2 स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेंगे उसमें एक होगा मेटल सेक्टर से हिंडाल्को। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 414 क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट में रखूंगा। जो टारगेट मुझे लग रहा है करीबन 440 से लेके 445 तक। और नेक्स्ट पिक एक स्टॉक होगा जिसने एक अच्छी रैली के बाद डिप ली है, वो होगा आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 183 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 198 से लेके 200, 198 to 200। राइट प्रशांत, ये आपने मैकेनिकल इंजीनियर वाली बात करी दी है, तो चलिए कुछ और सवाल इंजीनियरिंग स्पेस में हो जाए। एक व्यू ये आ रहा है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्टॉक बहुत चल चुके हैं, टॉप आउट हो गए, जबकि जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी है एल&टी वो 2500 रुपए का भाव हो गया, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है।
सर एलएनटी पे भी ट्रेड बताइए और कुछ और स्टॉक आपको इंजीनियरिंग स्पेस में से जो आप शेयर कर सकें, लॉन्ग या शॉर्ट आइडिया। अजय जी, एलएनटी इनफैक्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे भी फ्राइडे का चार्ट देख के थोड़ा कंसर्न हुआ है, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पे 2500 के स्पॉट को यानी एक राउंड नंबर को रेजिस्ट गुरुवार को किया था और शुक्रवार का जो पैटर्न बना है वो थोड़ा एक इंटरमीडिएट टॉप फॉर्मेशन का पैटर्न है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद हम 2420-25 के जोन तक आ सकते हैं। वहां से अगर हम बाउंस करें तो शायद हम 2380 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हैं। इनफैक्ट एक और बात है, हालांकि मैं बीएससी के हॉल से आज एंकरिंग कर रहा हूं शो की, क्योंकि बीएससी का फाउंडेशन डे आज हम मना रहे। बीएससी के स्टॉक में भी एक चार्ट चेक बनता है, क्योंकि बीएससी ने हाल ही में एक बायबैक भी अप्रूव किया है 816 रुपए के भाव से, तो उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कुछ अगर बीएससी के चार्ट का अगर आप थोड़ा ब्यौरा देख के बताएं, पोजिशनली अगर ये खेला जाए, क्योंकि बाजार एक नया ट्रैजेक्टरी शुरू कर रहा है 18 महीने कंसोलिडेशन के बाद, शायद 70,000-75,000 की तैयारी होगी अब सेंसेक्स की, लेकिन बीएससी के चार्ट पे क्या कॉल है? तो अजय देखिए, बीएससी के चार्ट पे ओवरऑल पॉजिटिव व्यू ही है। एक रिकवरी अंडरवे है और वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा था। अगर मैं थोड़ी सी लंबी अवधि के चार्ट पे देखूं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको जो 760 एंड 825 के लेवल्स हैं ये एज अ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। डेली चार्ट पे हल्का सा ओवर स्ट्रेच लग रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बिकॉज हमने बहुत शार्प रैली देखी है 600 रुपए के ट्रेड से इन द लास्ट 5-7 सेशंस टू अबाउट 7-720 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक के लिए। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा फॉर श्योर। और आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि अगर कोई पोजिशनली इसमें एंट्री करना चाहे तो कैसे एंट्री करें और क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी इसमें। अगर आपको ये 680-685 के जोन्स के आसपास मिले तो आपके लिए बाय बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एज आई सेड 760 एंड 825 के टारगेट्स होंगे। और फ्रेश एंट्री के लिए जो स्टॉप लॉस है इसको आप 650 के करीब लेके चलें। इसी को लेकर कुछ का ये व्यू। प्री ओपन की शुरुआत भी हो गई है। शुरुआत में काफी वाइल्ड स्विंग्स थे, 300 अंक ऊपर था प्रियंका निफ्टी। सेंसेक्स में हल्की सी तेजी थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है मैच्योरिटी दिखनी शुरू हो जाती है। आधे % के गेंस पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं प्री ओपन में। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांगी, फटाफट आप बताइए कि पहले तो नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के जहां पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। हमने देखा है कि यहाँ पे आज हम निफ्टी में जो पिछले कई हफ्तों से इसका हायर लोज बनते जा रहा था वो अभी भी इंटैक्ट है, पर डेली फ्रेम में थोड़ा बहुत पॉज ले रहा है, कंसोलिडेशन ले रहा है, तो मार्केट जो है रेंज पे कामकाज करने की संभावना रखेगी। तो उस सिचुएशन में मेरे पास एक पहला पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से। मेरा पसंदीदा काउंटर है टाटा मोटर्स। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है काफी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। डेली फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और वीकली भी काफी कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहा है। काफी एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ क्लोजिंग दिया था, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 645 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, 606 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो आपके ये दोस्त एक और ये तो टाटा मोटर्स पर रही, एक पिक आपकी 645 के टारगेट की। शिवांगी, दूसरी रिकमेंडेशन क्या होगी? शिवांगी, आपके 2 स्टॉक्स हैं आज के। जी बिल्कुल, दूसरा पिक मेरा रहेगा फार्मा स्पेस में से। हम इसमें भी काफी एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा ग्लेनमार्क। अपने प्रीवियस हर्डल जोन्स के ऊपर जो स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, काफी एक पॉजिटिव यहाँ पे डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है आरएसआई में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 715 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे, 675 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ऑलराइट, ठीक है। ग्लेनमार्क और टाटा मोटर्स, ये 2 आपकी रिकमेंडेशन रही, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं। हमने देखा है पिछले हफ्ते ऑटो स्टॉक्स ने अच्छी खासी चाल दिखाई। मारुति ने 10,000 का लेवल भी क्रॉस किया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प में बड़ी मूव्स थी और एमएनएम भी अब चलने लगा है। एमएनएम को लेकर भी एक न्यूज आई है कि उनके ईवी कारोबार में बड़े इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, लगभग 6,000 करोड़ का इन्फ्यूजन आ सकता है। क्या एमएनएम के स्टॉक में इस हफ्ते के लिए भी जारी रह सकती है तेजी? प्रशांत से ही समझते। प्रशांत, बताएं एमएनएम के स्टॉक पर आज इस हफ्ते क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन रहेगा?
शिवांगी से लेते हैं क्वेश्चन। शिवांगी, एमएनएम के स्टॉक को कैसे ट्रीट करेंगे आप आज इस हफ्ते? जी बिल्कुल, एमएनएम का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट काफ़ी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है पिछले 2 दिनों से। वीकली फ्रेम इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक फ़ॉलो-अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। पूरे ही स्पेस में कुछ काउंटर्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। 1620 तक के लेवल्स जो है वो नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं। 1530 के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, एमएनएम पर ये व्यू, लेकिन रिलायंस पर एक व्यू लेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुरुआत वहाँ पर ठीक ठाक होने का आज अनुमान है। गौरांग सर, जो रिलायंस रिटेल वाला जो मामला है, जो कि बायबैक कर रहे हैं स्टॉक्स का, 1362 रुपये का भाव दे रहे हैं और 34 लाख शेयर का बायबैक करेगी कंपनी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि और कई सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पर भी अपना ओपिनियन, अपने कंसर्न शेयर कर रहे हैं कि ग्रे मार्केट में जो भाव है उससे आधे भाव भी कंपनी नहीं दे रही है। क्या व्यू है आपका इस पर? धन्यवाद अभिषेक आपका। तो ग्रे मार्केट पर तो हम टिप्पणी करते नहीं है क्योंकि वो कोई बुनियाद नहीं होती वहां पर। लेकिन हाँ, जैसे हमने पहले जिक्र किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय है और करीबन, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 3000 तक के लक्ष्य हमने ऊपर की तरफ निर्धारित किए हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं कारोबार को अलग करके अलग ग्रुप में एक कंपनी को लिस्ट करना, ये शेयर धारकों के लिए एक सकारात्मक बात इसलिए होती है क्योंकि एक तो मूल्यांकन को लेकर के जो लिस्टेड एंटिटी लिस्ट होगी उसके कारण वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और सिर्फ एक नहीं, बाजार में और बहुत सारी बातें बाकी अन्य कारोबार को लेकर के चल रही है काफी समय से। उदाहरण तौर के सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर जियो जो है सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है आज के तारीख में उपभोक्ताओं की संख्या अगर आप ध्यान में रखें तो जब जब समय अनुसार मैनेजमेंट को ठीक लगेगा तब वो पर्याप्त कदम उठा करके अगर कंपनी को अलग करना है तो अलग करके मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मूल्यांकन पर उसको लिस्ट करेंगे। ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है उस पर मेरे ख्याल से मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, रिलायंस का शेयर आज 2% ऊपर खुलने की संकेत दे रहा है, 27 रुपये के बेहद करीब है और 2700-2800 वाली जो रेंज है इसके बीच में कहीं ना कहीं जाकर स्टॉक कई बार अटकता हुआ दिखा है। क्या इस बार ये पार करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन रिलायंस रिटेल के बायबैक का मामला क्या है, क्यों इतना ये पेचीदा है, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, ये समझाने के लिए हमारे सहयोगी सौमित जुड़ गए हैं। सौमित बताइए, क्यों इतनी आखिर चर्चा इतनी क्यों है और ये जो कदम उठा रही कंपनी, इसके पीछे मोटिव क्या है? जो मोटिव है कंपनी का वो तो यही है कि जो रिलायंस रिटेल में कुछ पब्लिक शेयर होल्डर्स बच गए, करीब 34 लाख है, 0.07% स्टेक है, काफी माइनॉरिटी स्टेक अगर आप देख सकते हैं तो एग्जैक्टली करेक्ट। तो उनको एग्जिट ऑप्शन देने के लिए अब ये शेयर इसलिए इशू किए थे क्योंकि कंपनी ने कुछ ईसॉप ऑप्शंस दिए थे एम्प्लॉयज को, फिर उन्होंने शायद प्राइवेट मार्केट में उसको ट्रेड किया होगा। तो अभी एग्जैक्टली शेयर होल्डर्स कौन है वो पता नहीं, बट काफी माइनॉरिटी स्टेक है, अराउंड 0.07%, और उसके लिए कंपनी दे रही है 1362 रुपीज पर शेयर। अब ये कंपनी इसलिए दे रही है क्योंकि वो एक एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहती है इन शेयर होल्डर्स को। अगर आप देखेंगे तो 2019 में कंपनी ने पहला अटेम्प्ट किया था जब वो ये एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहती थी, बट उस टाइम पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जो होल्डिंग, अभी जो कंपनी की स्ट्रक्चर बन गई है उसमें अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 85% स्टेक ओन करती है रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, और रिलायंस रिटेल वेंचर्स ओन करती है 99.93% स्टेक इन रिलायंस रिटेल। तो अगर आगे जाके कभी फ्यूचर में जो रिटेल आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो अगर लिस्ट भी होता है मार्केट में तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स होगा और रिलायंस रिटेल नहीं, इसीलिए ये एग्जिट ऑप्शन दिया जा रहा है इन शेयर होल्डर्स को। अब अगर आप देखेंगे तो 1362 रुपीज़ पर शेयर के वैल्यू पे रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन हो रहा है वो करीब 6.8 लाख करोड़ हो रहा है। अब फ्यूचर वैल्यू जो है इसका वो और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है रिलायंस रिटेल में, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, जो भी इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं आगे चल के, बट अब तक नहीं हुए हैं। तो अगर फ्यूचर वैल्यू अगर हम देखें डाइल्यूटेड बेसिस पे तो करीब 12.7 लाख करोड़ होता है। बट ब्रोकरेजेस जो पूरा रिटेल आर्म है जिसमें रिलायंस रिटेल के ऑफलाइन स्टोर्स आ जाते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस आ जाता है, और जितने भी सारे एक्विजिशंस कंपनी ने 2020 से लेके अब तक किए हैं वो भी आ जाते हैं। तो इन सब का वैल्यूएशन जो ब्रोकरेज ऑन एन एवरेज दे रहे हैं वो सिर्फ 9.2 लाख करोड़ है। और अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 2019 में जब पहला एग्जिट ऑप्शन दिया था तभी रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस था वो 2.8 लाख करोड़ पे वैल्यू हो रहा था।
2020 में जब रिलायंस रिटेल वेंचर्स फॉर्म हुआ और उसमें कई सारे पी इन्वेस्टर्स आए, तभी रिलायंस रिटेल वेंचर्स के पास सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स थे रिलायंस रिटेल के, तभी जो वैल्यूएशन दिया गया था वो करीब 4.7 लाख करोड़ का था। तो पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन है वो 45% से बढ़ चुका है, और पिछले 4 साल में अगर आप देखते हैं तो रिलायंस रिटेल का वैल्यू करीब 2.4 टाइम्स बढ़ा है। अब इसकी चर्चा इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अनलिस्टेड स्पेस में चैनल चेक्स बता रहे हैं कि रिलायंस रिटेल का जो वैल्यू था, पर शेयर वैल्यू था, वो करीब 2700 टू 3000 रुपीज का था। अब इस वैल्यू पर अगर आप रिलायंस रिटेल की वैल्यू देखते हैं एंटायर कंपनी की, तो करीब 15 लाख करोड़ की हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वैल्यूएशन आप देखेंगे तो करीब 18 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कई मिसमैच हुआ था वैल्यूएशन में, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस इन सिंक नहीं थे कंपनी के साथ सामने। और एनालिस्ट का भी मानना ऐसा है कि रिलायंस में रिलायंस रिटेल वेंचर्स का वैल्यूएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कंपनी है जो आगे जाके लिस्ट होगी, रिलायंस रिटेल नहीं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर मार्केट डिस्कवरी वैल्यू नहीं होती है अनलिस्टेड स्पेस में, इसलिए ये शायद नुकसान कई सारे इन्वेस्टर्स को हो सकता है जिन्होंने लिया होगा प्राइवेट स्पेस में रिलायंस रिटेल के शेयर्स। समित नुकसान 2.5 गुना पर भी। अब अनलिस्टेड स्पेस में तो मार्केट डिस्कवरी होती नहीं है, तो जो जिसने दे दिया वैल्यू वो है, बट वो वैल्यूएशन इन सिंक नहीं है। 15 लाख करोड़ आपसे रिटेल बिजनेस को वैल्यू दे ही नहीं सकते, लेकिन जबकि पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पूरा 2.5 साल में ही ये 2.5 गुना इनकी वर्थ बढ़ गई है। बावजूद इसके देखिए ये तो कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से 2.5 गुना बढ़ी, जो कि ओवर द काउंटर जो मार्केट है कम ही हो सकता है, उसमें उनको लगता है कि वो शायद प्राइस अभी भी जस्टिफाइड नहीं है और हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये मुद्दा इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं आज रिलायंस के स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इम्पैक्ट तो आज तो भी ठीक ठाक दिख रहा है, क्योंकि देखिए आज दूसरा भी खबर है ना, जियो फाइनेंशियल वाला भी है, तो आज तो उस पर वो ट्रेड करेगा। लेकिन क्या खबर है एक बड़े स्टॉक को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, कोल्टे पाटिल डेवलपर्स जो है फोकस में रहने वाले, और यहाँ पे कंपनी जो है रिसेंट वीक्स में HNIs और डोमेस्टिक फंड हाउसेस का मीटिंग भी कर रही है, और हमें जहाँ से पता चल रहा है सोर्सेस से कि ये रिसेंटली जो है उनकी एक JV अनाउंसमेंट हो सकती है उनके नॉन पुणे मार्केट्स को लेकर, क्योंकि ये पुणे बेस्ड बिल्डर हैं और रफली उनका 80% रेवेन्यू पुणे सेगमेंट से ही आता है, यानी कि जो नॉन पुणे सेगमेंट है वहाँ से सिर्फ 20% का रेवेन्यू देखने मिलता है। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और है कि जो पुणे की उनकी बानेर की प्रोजेक्ट है वहाँ पे रेरा अप्रूवल मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो कंपनी की जो फोकस है नॉन पुणे मार्केट्स में वो है बम्बई और बैंगलोर के मार्केट्स में, जो Q1 की जो अपडेट्स आने का एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। स्टॉक के बारे में बात करें तो लगभग 40% से ज़्यादा मार्च के लो से बढ़ा है, और स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का वो लगभग 2700 करोड़ का है। अगर गाइडेंस की बात करें तो FY24 में फर्स्ट हाफ जो है वहाँ पे लगभग 30 लाख स्क्वायर फीट के एरिया को जो है लॉन्च किए जाएंगे, जिसका जो वैल्यू है लगभग 2800 करोड़ का आ रहा है। और कंपनी ने हाल ही में मैनेजमेंट कॉन कॉल किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 8000 करोड़ का वो टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद साल 2024 में। ऑलराइट, ठीक है। सो कोल्टे पाटिल पर आपके पास ये खबर है। शुक्रिया शरद इस जानकारी के लिए। और क्विकली मार्केट ओपन होने से पहले आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी समझ लेते हैं ममाक्षी से। एंड आज मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन को डाउनग्रेड कर दिया है। नया रेटिंग जो दिया हुआ है वो है इक्वल रेट रेटिंग, प्रीवियसली रेटिंग था ओवरवेट रेटिंग। टारगेट प्राइस है 3207 रुपीज़ पर शेयर। वो क्या बता रहे हैं कि जो हमने आउट परफॉर्मेंस देखी थी टाइटन में, मे बी वो टेम्पररी पॉज हो सकती है, टेम्पररी हॉल्ट हो सकती है। काफ़ी रनअप हो चुका था टाइटन भी, और भूलिए मत कि हाई गोल्ड प्राइसेस है तो उसका इम्पैक्ट आता है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे, और उसका इम्पैक्ट आएगा टाइटन पे, ऐसा वो मानते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वो टाइटन पे बिलीव कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा मान रहे हैं कि टाइटन का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, बट मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए, 2-3 क्वार्टर्स की बात करें, ये साल की बात करें थोड़ा, तो यहाँ पे मे बी थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम पे, और स्लो डाउन हो सकता है उनका बिजनेस नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में। उसके अलावा वो बिलीव करते हैं कि मोर बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड अभी है टाइटन में एट करंट लेवल्स, और उसकी वजह से ये पहली बार है मॉर्गन स्टैनली ने अक्टूबर 2021 से पहली बार। ठीक है, शुक्रिया विनीत। तो डाउनग्रेड जरूर किया है, लेकिन कमेंट्री में कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट किया है कि अगर आप थोड़ी सी दूर की सोच रहे हैं तो वैल्यूएशंस इसके काफ़ी ठीक है, बिजनेस को लेकर कोई कंसर्न्स नहीं है। हाल फिलहाल थोड़ी सी गोल्ड के जो ऊपर के प्राइसेस है वो थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। इस बीच मार्केट की शुरुआत हो गई है और
निफ्टी की शुरुआत 19,400 के आसपास हुई है। 0.25% के आसपास के गेंस हैं। खुलने के बाद थोड़ा सा बाजार नीचे जरूर आ रहा है, 19,360-65 के आसपास के स्तर दिखेंगे। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है, लेकिन निफ्टी बैंक वहां से थोड़ा सा मूड आज खराब है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुस्त हम शुरुआत कहेंगे 44,900 के आसपास निफ्टी बैंक की शुरुआत होती हुई दिख रही है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो ये रेशियो आपको ठीक ठाक दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट संकेत उतने खराब नहीं है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब 4 बढ़ने वाले शेयर आपको दिखेंगे। और आज हम प्रियंका रिलायंस की चर्चा कर रहे थे। रिलायंस टॉप गेनर, शुरुआत अच्छी हुई है, 2% के आसपास की तेजी है। और जियो फाइनेंशियल के जो डिमर्जर की जो तारीख आ गई है उसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें नया इंटरेस्ट भी ट्रेडर्स का, निवेशकों का आया है। 2627 रुपए का भाव स्क्रीन पर रिलायंस के लिए। बजाज ऑटो वहां पर फिर से थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी है, 1% की तेजी वहां पर है। एचडीएफसी लाइफ 1% ऊपर है। हीरो मोटो ये शेयर भी 1% ऊपर है। टाटा मोटर अच्छे ग्लोबल होलसेल के नंबर्स वहां पर रिपोर्ट किए कंपनी ने। और आज हमारे दो एक्सपर्ट्स की इस पर बाय की रिकमेंडेशन भी थी। शेयर ये तेज भी हो रहा है। इसके अलावा एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील कुछ और शेयर हैं जहां पर हम आधे से लेकर 0.25% के आसपास की बढ़त पर शुरुआत देख रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते नतीजे आ जाएंगे। एचसीएल टेक के नतीजों से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस है। 2% की कमजोरी के साथ निफ्टी का ये टॉप लूजर है। टीसीएस भी 12 तारीख को जब नतीजे पेश करने वाली है, तो नतीजों से पहले चूंकि ये वीक काफी क्रूशियल रहने वाला है, 1% कमजोरी टीसीएस में भी है। डिवीज लैब, पावर ग्रिड, ये शेयर 1 से 1.5% कमजोर है। और बाकी हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस की अगर हम बात करें तो विप्रो, टेक महिंद्रा, ये शेयर भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही शुरुआत इन्होंने की है। अगर हम वायदा बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर मदरसन सुमी, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो यहाँ पर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। लेकिन दूसरी ओर कैडिला, अबॉट, डिवीज, फार्मा में थोड़ा सा प्रेशर आज हम देख रहे हैं। और अगर हम बात करें एचसीएल टेक की तो 2% के आसपास की कमजोरी वायदा बाजार के टॉप लूजर्स में ये शेयर भी हैं शामिल। प्रियंका, मिड कैप में कहां पर एक्शन है? देखिए, एनर्जी पैक में तो आपको बड़ी मूव दिख ही रही है। अगर सेक्टोरल वाइज भी देखें, मिड कैप में भी आपको जो बड़ा एक्शन दिख रहा है ना, उसमें आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। रिलायंस से तो ऊपर की तरफ लाई है निफ्टी को। मिड कैप स्पेस में कुछ जो दूसरे पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स हो गए, पीएनबी जो चल रहा था पिछले हफ्ते, वहां पे एक्सटेंशन सी दिख रही है। मैक्स हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स लगातार मूव में, वहां मूव है। डिलीवरी पे आज एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है मैक्वेरी की, और उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, लगभग 1% तेज है। मेटल्स में जेएसपीएल जैसे काउंटर्स में मूव है। और गिरने वाले थोड़े सॉफ्ट जहां है क्योंकि डिविडेंड की न्यूज का प्ले हो गया, तो हिंदुस्तान जिंक आज 4% नीचे है। बालाकृष्ण, ये टायर स्टॉक्स फिर से एक नई रैली स्टार्ट करता पिछले हफ्ते हुई थी उनसे, पोलो टायर, बालाकृष्ण, तो थोड़ी सॉफ्टनेस आपको बालाकृष्ण जैसे स्टॉक्स में आज दिख रही है। और लॉरस लैब जैसे स्टॉक जिनमें मूव शुरू हुई थी पिछले हफ्ते, वहां थोड़ी सॉफ्टनेस है। और ऑफकोर्स कोफोर्ड जैसे काउंटर्स, आईटी पर थोड़ा प्रेशर आपको मिड कैप स्पेस में दिख रहा है। एक बार क्विकली अपने एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनकी क्या है। शिवांगी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या आपको दिख रहा है? क्या ऑटोज के पास लीडरशिप रहेगी? बैंक्स में, हालांकि मिड कैप पीएसयू बैंक्स में तो मूव है, लेकिन और ऑफकोर्स रिलायंस के पास आज लीडरशिप है। रिलायंस 2.5% तेजी के साथ अब बढ़ते हुए हो गया है। क्या आपके इनिशियल ट्रेड्स क्या होंगे, ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? शिवांगी? जी बिल्कुल। रिलायंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पूरे ही इंडेक्स के साथ इसने काफी अच्छा रैली में कंट्रीब्यूशन दिया था, और आज गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल 2700 के ऊपर काफी ग्रेसफुली ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बने रहे और फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल्स जो है वो 2800 तक के देखने को बनते हुए दिख रहे हैं, और 2650 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। इस पर ही शिवांगी का फोकस है। मितेश, आप बताइए, आपके कुछ ओपनिंग ट्रेड्स कहां पर आपके हिसाब से मौके बन रहे हैं? सबसे पहला मौका बन रहा है ऐसे प्रूव में 291 के ऊपर, 591 के ऊपर। आई थिंक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ये सस्टेनेबल होगा ड्यूरिंग द डे। दूसरा मौका बन रहा है कैनरा बैंक में 337 के ऊपर, वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेंड में भी 2721 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो कैनरा बैंक, ट्रेंड और गुजरात गैस, ये 3 स्टॉक्स हैं। ठीक है।
तो ये आपके कुछ इनिशियल स्टॉक्स रहेंगे। एक बार कुछ और टेक्निकल स्टॉक्स भी देख लेते हैं कि आज टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प तीनों आपको अच्छी मूव दिख रही है उनमें। साथ ही मेटल पैक से आपको हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में मूव है। शिवांगी, पिछले हफ्ते से ही मेटल में मूव तो शुरू हुई है, क्या ये आपको इस हफ्ते में और इनफैक्ट आज के लिए क्या आप ट्रेड करेंगे हिंडाल्को या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील स्टील या हिंडाल्को काउंटर्स पे, एल्यूमिनियम काउंटर्स पर? जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक काफी अच्छा मोमेंटम है, डाल्को में भी हम अच्छा एक यहाँ पे देख रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पर मेरी ये राय है कि यहाँ पे जो ये अपमूव है वो बस लाइक जो रिकवरी है वो शुरुआत हो रही है। यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्योंकि मेटल्स काफी वॉलेटाइल रहते हैं। पर मुझे अल्टरनेटिवली एनर्जी स्पेस में से जेएसडब्ल्यू एनर्जी काफी पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे नजर रखें। काफी एक अच्छा प्राइस पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 330 तक के लक्ष्य जो है वो नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे। 315 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस वक्त टॉप गेनर भी है मिड कैप स्पेस में। इनफैक्ट मिड कैप स्पेस से एक और स्टॉक ले लेते हैं, जी का स्टॉक। उसमें भी एक अच्छा प्राइस गेनिंग एक्शन दिख रहा है क्योंकि आज जी में 60 की हियरिंग है आज, और वहाँ पर क्या कुछ अपडेट आ सकता है क्योंकि जी के स्टॉक में पिछले हफ्ते से एक अच्छा मोमेंटम पुल तो स्टार्ट हुआ है। क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगा? क्या इसमें ट्रेड के मौके बन रहे हैं आज मितेश? डेफिनेटली अगर स्टॉक को देखा जाए तो शुरुआत में स्टॉक ने डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिया है, तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बढ़त देखी जा सकती है। ठीक है, जी पर मितेश का ये व्यू। लेकिन हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो में 1.5% के आसपास की तेजी है। मितेश, आपको लगता है कि ये तेजी अभी और एक्सटेंड होगी बजाज ऑटो में? 5,000 रुपए की तरफ ये शेयर बढ़ चुका है अब। डेफिनेटली देखिए, बजाज ऑटो पूरा ऑटो पैक पर से अभिषेक जी आप अगर देख लीजिए तो डेफिनेटली ऊपरी स्तरों के ऊपर डर ही लगेगा एंटर होने के लिए, लेकिन ये स्टॉक्स हर दिन हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन में जाएंगे। आप कोई भी स्टॉक ले लो, चाहे आप ले लो हीरो मोटोकॉर्प, चाहे बजाज ऑटो, चाहे टाटा मोटर्स, ये तीनों स्टॉक के अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि अभी रैली थम जाएगी, शायद करेक्शन आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि स्टॉक बहुत ही लंबी अवधि के बाद री रेटिंग हुआ है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली बजाज ऑटो के अंदर भी करंट लेवल से एक खरीदारी की जा सकती है। अगर मैं टारगेट के तौर पे बात करूं तो अभी 4943 चल रहा है। 4880 के स्टॉप लॉस से अगर पोजिशनल कॉल लिया जाए तो अगले 15 दिन में या ये एक्सपायरी में हमको बजाज ऑटो 5100 से लेकर 5200 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली बजाज ऑटो इंक्लूडिंग हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर में अगर थोड़ी सी भी वीकनेस आती है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। ये लेवल के ऊपर बजाज ऑटो के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 5100 रुपए के आंकड़े को पार करेगा, उसके ऊपर 5200 का भी आंकड़ा छू सकता है। शिवांगी, जरा आप ये बताइए कि पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन कमजोरी है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस के कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उसके हिसाब से टारगेट 295 रुपए तक भी सुझाए गए थे। आपको लगता है कि पावर ग्रिड ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला ये स्टॉक है, ये मौका बन सकता है इसमें? वीकली फ्रेम अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत पॉज लेते हुए दिख रहा है। हालांकि पिछले वीक का जो लो है 250 का वो नहीं क्रॉस किया है, ब्रीच नहीं किया है स्टॉक ने, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी मेरी। और थोड़े और डिक्लाइंस में हम वापस इसको वॉच आउट कर सकते हैं। फिलहाल बेटर स्टॉक्स है मोमेंटम वाले जिसको हम कैच कर सकते हैं। इसमें आपको फिर से बैंक तो दिखी, थोड़ी रिकवरी तो अटेम्प्ट हुई है, जिस सॉफ्ट नोट पे बैंक्स खुले थे और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक से आपको सपोर्ट दिख रहा है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, इनसे आपको सपोर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक्स थोड़े से सबड्यूड जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक बार बैंक्स पर क्या व्यू बन रहा है शिवांगी? क्या प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक रडार पर होगा? जी बिल्कुल, बैंक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक जो है पूरे मार्केट के इन लाइन में खुला है, फ्लैटिश अराउंड। पर अच्छी बात ये है कि 44,750 के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को होल्ड करते हुए स्टॉक में 45,000 के ऊपर तेजी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम प्राइवेट बैंक्स पे भी फोकस करें। कुछ PSU बैंक्स भी अच्छे लग रहे हैं, पर एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स को हम फोकस कर सकते हैं और नजर रख सकते हैं।
बैंकिंग में शिवांगी का ये व्यू, लेकिन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक प्रियंका आज भी 10% ये शेयर ऊपर है। ये अमेजिंग रनअप कहेंगे। 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर शेयर है ये। 1382 रुपये 70 पैसे तक आज ये पहुंच गया। गौरांग सर, जरा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में फिर से व्यू चाहेंगे, और इस पर हम बार बार व्यू इसलिए भी चाह रहे हैं कि वो निवेशक जिनको लगता है कि कई बार ना रफ्तार देख के लोगों को सवारी करने का मन करता है, आपको लगता है कि वो समय अभी भी है या फिर वो समय कहीं पीछे छूट गया, और जिन्होंने पहले लिए हैं वो अभी धैर्य लगाकर धैर्य के साथ शेयर में बैठे रहे? अभिषेक, अगर मुझे याद है तो हमारी चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर हमने मेरे ख्याल से करीबन 750-800 के आसपास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात की थी। कुछ मेरे ख्याल से ये 1.5-2 महीने हुए रहेंगे। और आपका जो प्रश्न है कि क्या इस प्रकार की रफ्तार में लोगों को कूदना चाहिए, तो हिंदी में एक कहावत है कि चलती हुई गाड़ी में कभी भी आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए चढ़ने के लिए, क्योंकि उससे अकस्मात होने की पूरी संभावना है। और स्टॉक जब 12-12.5% ऊपर हो तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपको नया निवेश करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, हमारी खरीदारी की राय है। और ये जो स्तर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, मेरे ख्याल से हमारे जो लक्ष्य थे उसके आसपास या उसके ऊपर चल रहा है। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो थोड़ी बहुत समझदारी रखिए। छोटी या मध्यम अवधि के लिए तो मैं राय बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ। हाँ, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो आप थोड़ी बहुत शुरुआत कर सकते हैं, और जब स्टॉक नीचे आता है या बाजार में मुनाफा वसूली आती है तब जाकर के आपको थोड़ा बहुत और जोड़ना चाहिए। पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर मेरे ख्याल से खरीदारी करना समझदारी नहीं होगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर ये व्यू। लेकिन अगर हम हॉस्पिटैलिटी स्पेस की बात करें तो ताज जीवीके होटल्स, यहाँ पर भी आज अच्छी रौनक है और ये शेयर है करीब 6-7% ऊपर। 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर ये शेयर पहुंच गया है। शिवांगी, ताज जीवीके इस तेजी के बाद, चूंकि हम देख रहे हैं कि कई सत्र से ये लगातार तेजी के मोमेंटम में बना हुआ है, ये कहां तक आपको जाता हुआ दिख रहा है शेयर? स्टॉक की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से काफी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इसमें बनते हुए दिखा है, और स्टॉक जो है अपने काफी एक हायर टेरिटरी में कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स जो है वो 270 के बनते हुए दिख रहे हैं। 255 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें, पर ये भी ध्यान रखें कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाते हुए रखें, बिकॉज स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आई है पिछले 2 दिनों से। तो कॉशियसली इसमें बने रहे। ठीक है, प्रशांत भी है हमारे पास, हमारे साथ उनसे बात करते हैं। प्रशांत, ऑटो एंसिलरी में आज टेल्ब्रोस वहाँ पर भी आपको 4-5% की मूव दिखाई दे रही है, और इनफैक्ट सुंदरम ब्रेक जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आ रहा हो जिसमें आज के ट्रेडिंग गेन्स के लिए एक पोजीशन एंटर की जा सकती हो? प्रियंका, करंटली मुझे लग रहा है वो थोड़े स्ट्रेस्ड है। इसकी जगह मुझे ऑटो सेक्टर में एक स्टॉक थोड़ा पसंद आ रहा है, वो है अशोक लेलैंड। अगर आप करंटली देखें, एक डिप टू 20 मूविंग एवरेज आई, बहुत बेसिक टेक्निकल्स के हिसाब से, और ये करीबन 164 के लेवल पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 155, और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 159। ये स्टॉप लॉस आप स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक पिकअप हो जाए तो आपको 180-85 तक के लेवल भी कंफर्टेबली दिखा सकता है। आई थिंक ये एक थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है इस सेक्टर में, और मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये कैचअप कर सकता है। कह रहे हैं पिछले हफ्ते भी ये सबड्यूड था, जहां के पूरे ऑटो स्पेस चल रहा था, इसमें चालानी बाकी थी, और अब आपको यहां से फेवरेबल दिख रहा है। लेकिन इस बीच रिलायंस 3.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर भी है, और इनफैक्ट उसके बाद जो आपको दूसरे स्टॉक्स दिख रहे हैं उनमें बजाज ऑटो, जहां पर एक बड़ी मूव पिछले हफ्ते भी आई। रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 4-5% ऑल टाइम हाई तो बना चुका। हाँ, रिलायंस, हाँ रिकॉर्ड हाई के पास कितना परसेंट बता रहे हैं आप? 4 से 5%, बस इतनी दूरी रह गई है अब। ये न्यूज़ ने, आई थिंक इस न्यूज़ तक शायद हो सकता है हो भी जाए 20 जुलाई। ये आज की रैली में कुछ अलग कहानी कह रही है वैसे ये प्रियंका। 3.5% मतलब पिछली बार हमने कब देखा है? मतलब हाल फिलहाल तो शायद नहीं देखा है। हाँ, इतनी जल्दी तो याद नहीं आता कि इतनी बड़ी 27 मूव एक दिन में। 27 ये भाव हो गया रिलायंस का। ठीक है गौरांग सर, रिलायंस के बारे में ये सवाल पूछना कि शेयर खरीदें नहीं खरीदें, हम ये नहीं पूछते हैं, हम हमेशा टारगेट की बात करते हैं। ये तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि लोग शायद रिलायंस में इतना ट्रस्ट है, और जब इसके तमाम बिजनेसेस जब डीमर्ज होंगे, जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो निश्चित तौर पर वैल्यू बहुत है।
लेकिन 2727 के भाव हम देख रहे हैं, 3.25-3.5% ऊपर है ये। अभी भी आप इसको नया निवेश करने की सलाह देंगे, क्योंकि हम एक तरफा इसमें चाल देख रहे हैं रिलायंस के शेयर में, या फिर थोड़े से करेक्शन लेकर थोड़ा सा कंफर्ट का वेट कराएंगे? अभिषेक, एक बहुत बड़े निवेशक ने और गुरु ने कहा है, शेयर बाजार में भाव भगवान होता है। और अगर आप ये कोशिश करते हैं शेयर बाजार में समय करना चाहते हैं या फिर मूल्यांकन ढूंढने जाते हैं कि मुझे सबसे कम मूल्यांकन में खरीदना है और सबसे ऊपर में बेचना है, तो आप कभी ये सफलता पाएंगे नहीं, क्योंकि आप इंतजार या फिर बाहर मौका चूक जाएंगे निवेश करने के लिए। 2700, 2750 हो, ये निर्भर करता है कि आप में जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है और आपकी समय सीमा कितनी है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो जैसे मैंने बताया, करीबन 3000 तक के लक्ष्य मेरे ख्याल से हमने निर्धारित किए हैं, और पहली तिमाही के नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे अभिषेक। और उसके पश्चात मेरे ख्याल से अगर आंकड़े हमारा जो अनुमान है उस पर खरे उतरे या उससे बेहतर हुए, तो दूसरे परिस्थिति में हम जो है उसका ये जो लक्ष्य है उसको ऊपर लेके जाएंगे। और ये जो कारोबार को अलग करने की बात की है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये वैल्यू अनलॉक डेफिनेटली करती है। निर्भर करता है कि वित्तीय सलाहकार और कंपनी मैनेजमेंट क्या मूल्यांकन लेकर के आते हैं। ठीक है, और राइट, तो गौरांग के 3000 के पहले फर्स्ट टारगेट है जो काफ़ी नियरिंग टू टारगेट भी दिख रहा है। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो देखे हम, उसमें पीएनबी, इस वक्त पीएनबी में लास्ट वीक भी बहुत अच्छी मूव एक आई थी शिवांगी, और आज भी आप देखें तो वहाँ पर अच्छा प्राइस बेस्ड एक्शन है। क्या पीएनबी, क्या आपके टारगेट्स क्या होंगे अगर यहाँ से एंट्री पॉइंट कोई ढूंढता है तो? जी बिल्कुल, पीएनबी की बात करें तो पिछले वीक काफ़ी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला है, और अच्छी बात ये है कि इस वीक हम फॉलो अप बाइंग के साथ स्टॉक में एक अच्छी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो 64 तक के लेवल्स जो है वो नेक्स्ट मेरे बनते हुए दिख रहे हैं। 60 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ऑलराइट, कुछ और हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, चोला फाइनेंस, कुछ फाइनेंस काउंटर्स में मूव तो दिख रही है। प्रशांत, कोई फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस काउंटर आ रहा है आपके रडार पर? जी, आई थिंक प्रियंका, इस सेक्टर में मुझे लग रहा है कि जो आपने अभी नाम लिया चोला फाइनेंस, ये एक ऑलमोस्ट अच्छे लेवल पे है, बट रेजिस्टेंस के करीब आया है। तो ये अगर थोड़ा डिप ले ले, अभी ये 1170 पे, अगर ये 1155-50 के जोन में आए तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा बाय हो जाएगा। वहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1130-35 के जोन में। वहां से मैं टारगेट करीबन 1200 तक के फिर से देखूंगा। तो इस लेवल पे थोड़ा वेट करूंगा मैं, और एक डिप मिल जाए मुझे 1155 तक, तो मैं डेफिनेटली चोला फाइनेंस में एंटर करना चाहूंगा। बैंक्स में अभी तक अभिषेक सिर्फ प्राइवेट बैंक से आपको पार्टिसिपेशन दिखती है, पब्लिक बैंक्स भी, एसबीआई भी 1% ऊपर हो गया और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स, एचडीएफसी बैंक भी तकरीबन 1% ऊपर ये भी हो गया है प्रियंका। तो इसके चलते ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ने जो सेंचुरी मारी है ना, तो उसके पीछे एक बड़ा योगदान है ये स्टॉक्स इन स्टॉक्स का। लेकिन टाइटन का शेयर शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अब ये स्लिप कर रहा है, 2% नीचे है, 3000 रुपए के भाव के आसपास। तो मॉर्गन स्टैनली ने जो कंसर्न्स थोड़े जो जाहिर किए, चल भी क्या ना अभिषेक, पिछले चला भी है, इतना चल चुका। लेकिन टाइटन, गौरांग सर आप इस पर व्यू दीजिए। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि हालांकि उन्होंने थोड़ी रेटिंग इसकी डाउनग्रेड की है, जो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर हैं, थोड़ा सा उसको लेकर कंसर्न्स जाहिर किए हैं मॉर्गन स्टैनली ने। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने भी ये कहा है कि लॉन्ग टर्म बेट है ये आज का डिप एंटर कर लें इसको। अभी आपने जो रिलायंस पर सवाल पूछा था उसका ही अगर मैं उदाहरण दूं अभिषेक, तो हमने ये भी कहा कि पहले तो डिस्क्लोजर देते थे, टाइटन पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और सिर्फ जेम्स और ज्वेलरी या फिर सोने को लेकर के ये 3000-3100 के जो भाव चल रहे हैं वो उसके लिए नहीं है। रिस्ट वॉचेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारोबार है बैलेंस शीट में। उसके साथ साथ आई केयर और एक्सेसरीज का कारोबार जो है वो भी अच्छी तरीके से योगदान दे रहा है। और हमारा अनुमान ये कहता है कि सोने के दाम, काफी लोग तर्क लगा रहे थे कि 58,000 के नीचे चला जाएगा, लेकिन 58,000 मेरे ख्याल से सोने के जो दाम चल रहे हैं तोले के, वो अभी भी बरकरार है। और आने वाले समय में हो सकता है कुछ घटनाक्रम को लेकर के, और खास करके अमेरिका से जो खबरें आती हैं अर्थव्यवस्था और वहां की जो डेटा पॉइंट्स है उसको लेकर के। और तीसरी तरफ देखने जाऊं तो गोल्ड एक नेचुरल कमोडिटी है। जिस तरीके से माइनिंग हो रही है, नेचुरल गोल्ड रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं,
तो ऑपरेटिंग कॉस्ट नीचे नहीं जा रही है, वो निरंतर ऊपर जा रही है। तो अगर ये मैं पूरे समीकरण सामने रखता हूं अभिषेक, तो मुझे लग रहा है कि सोने के दाम यहाँ से आने वाले भविष्य में ऊपर जाएंगे। उसका एक सकारात्मक सा असर जो इन्वेंट्रीज होती है टाइटन के पास उस पर पड़ेगा। जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार है और जो प्रोडक्ट्स है उनके दाम में आपको इजाफे आते हुए दिखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गिरावट है वो खरीदारी का मौका है। राइट, खरीदारी का मौका होना चाहिए। इस गिरावट को आप इस तरह से देखें। इस बीच बाजार में एक छोटा सा डिप आया और वो डिप फिर से बॉट भी हुआ। बैंक निफ्टी अब लगभग 175 पॉइंट्स ऊपर है और थोड़ी सी आपको पीछे के कुछ मिनटों में बाइंग दिखी है, वो फार्मा स्पेस के कुछ बिगीज में भी है। सन फार्मा जैसे काउंटर्स में जिस तरह की मूव इस वक्त प्रशांत फार्मा स्पेस पूरा दिखा रहा है, इसको भी एज अ पोर्टफोलियो में एज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखना ही चाहिए। कोई फार्मा काउंटर आपके रडार पे होगा? सन फार्मा क्या बड़ी मूव दिखा सकता है? अभी तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है। जी प्रियंका, इनफैक्ट मेरा व्यू है कि अभी शायद अगले मतलब अगस्त के बाद फार्मा माइट आउट परफॉर्म द मार्केट। अगर मैं सन फार्मा की बात करूं तो यहाँ पे एक डिप आ चुकी है, तो कोई फ्रेश खरीदारी भी करना चाहे तो पोजिशनली आपको 1010 के स्टॉप लॉस से आप खरीदी कर सकते हो। स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से जो टारगेट आपको रखने होंगे वो 1065 से लेके 1050 1080-85 के जोन तक आप टारगेट रख सकते हो। मुझे लग रहा है ओवरऑल एक स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके नजदीक डिप लिए, ये नॉर्मली यहाँ से अगर पिकअप हो जाए तो रैली बहुत स्ट्रांग आ सकती है। ठीक है, सन फार्मा में यहाँ से सेहत और सुधर सकती है, लेकिन शिवांगी हम देख रहे हैं कि आईटी नतीजों से पहले वहाँ पर घबराहट थोड़ी साफ दिख रही है। टीसीएस में 0.2% की कमजोरी है, एचसीएल टेक में करीब 3% के आसपास की नरमी है। निफ्टी का टॉप लूजर भी है ये, और हम पिछले 3 सत्र से देख रहे हैं कि एचसीएल टेक में थोड़ी सी गिरावट आ रही है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि शेयर चला भी था। एचसीएल टेक क्या आप शॉर्ट करेंगे या फिर अभी इसको अवॉइड करें नतीजों से पहले? जी बिल्कुल, अगर हम आईटी स्पेस की बात करें तो हेवी वेट्स पे हमने देखा है कि जो पिछले जो मोमेंटम आ रहा था उसमें भी हेवी वेट्स अगर एक बिल्डअप होने की कोशिश कर रहे थे पर वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। वहाँ एक काफी रेंज बाउंड मूवमेंट हमने देखा। ऑल्टरनेटिवली मिड कैप आईटी में काफी अच्छा जो है मूव देखने को मिला है, पर मिड कैप आईटी भी थोड़े बहुत पॉज ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी हम वेट एंड वॉच करें, जो सेक्टर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ हम बने रहें और यहाँ पे आईटी स्पेस में स्पेसिफिकली वेट एंड वॉच। ठीक है, आईटी में वेट एंड वॉच की रणनीति शिवांगी की तरफ से। लेकिन गौरांग सर, एनएसडीएल ने चूंकि अपने आईपीओ का ऐलान कर दिया है, 100% ये ओएफएस होगा और तमाम जो निवेशक हैं एनएससी समेत एनएससी, एचडीएफसी बैंक और भी बहुत सारे उसमें नाम हैं, वो अपने स्टेक उसमें ऑफलोड करेंगे। लेकिन सीडीएसएल आज ये फोकस में था और हम देख रहे हैं कि इस ऐलान के बाद भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये शेयर इनफैक्ट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 3.5% ऊपर अभी भी है। सीडीएसएल को लेकर क्या आपका व्यू कुछ परिवर्तित होगा? क्योंकि देखिए अब चूंकि जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो भी बाजार में आ जाएगा, तो जो तेजी इसमें हो चुकी है, अब आगे की राह आपको कैसी दिख रही है और आईपीओ आने तक किस तरह से शेयर को देखना चाहिए? तो पहले तो सीडीएसएल पर बुनियादी तर्क के आधार पर अभिषेक कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये जो सेक्टर है, यानी कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर कंपनीज विच आर एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स या फिर डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये क्षेत्र के ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। और वास्तविकता ये भी है, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से जो डिपॉजिटरी अकाउंट के आंकड़े आए जून महीने के, वो मेरे ख्याल से ऐतिहासिक तौर पर आए थे। करीबन 23 लाख नए डिपॉजिटरी अकाउंट्स जोड़े हैं और आज के तारीख में जो कुल प्रतिशत है आबादी की, उसका 12% मेरे ख्याल से करीबन डिपॉजिटरी अकाउंट खुले हुए हैं और ये हमारा अनुमान है, आगे जाकर के और होगा। तो अगर आप ये तर्क लगाते हैं अभिषेक, मैं अगर साधारण मैं सूचकांक की बात करता हूं, सेंसेक्स और निफ्टी की, अगर कम से कम रिटर्न 12% का मैं पकड़ता हूं सेंसेक्स और निफ्टी पे, और उसको मैं आने वाले 5 साल या 4 या 5 साल के लिए मैं कंपाउंडिंग करता हूं, और अगर हमारा अनुमान ये है कि हमारे हिंदुस्तान का या भारत देश का शेयर बाजार यहाँ से जाकर के आगे और बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि खराब समय में अगर इस तरीके का रुझान मिला है तो अगर परिवर्तन होता है, समय अच्छा आता है, तो मेरे ख्याल से योगदान थोड़ा बहुत और बेहतर होगा। लेकिन मैं 12% का एक अनुमान लेता हूँ और इसको अगर मैं कंपाउंडिंग करता हूँ आने वाले 3 या 5, 4 या 5 साल में, तो आप एक गणित, बहुत साधारण गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं,
आप देख सकते हैं आंकड़ा कहां पर जाकर के रुकेगा सेंसेक्स और निफ्टी का आने वाले 4 या 5 साल में। तो मैं यह कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र से अगर यह क्षेत्र अच्छा करेगा तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छी करेगी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं आपके दर्शकों को कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बेहतरीन कंपनियां हैं, जो बेहतरीन सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, जो अच्छी मैनेजमेंट से ताल्लुकात रखती है, उन पर आपकी नजर बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। तो ये CDSL के लिए उसका पेयर, क्लोजेस्ट पेयर NSDL और बड़े बड़े नाम हैं जो बैंकर्स अपनी बड़े बड़े नाम है जो वहाँ सेलर्स हैं। और CDSL में एक अच्छी खासी मूव पिछले हफ्ते भी आ भी चुकी है और अब 1200 के ऊपर है, लगभग 1050 से ये चल रहा था इसी न्यूज़ के एंटिसिपेशन में। लेकिन अब बढ़ते आगे, ऑटो स्टॉक्स में भी पिछले कुछ मिनटों में तेज़ी बढ़ी है और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स अब बढ़कर 1.5-2% हो गए और इनफैक्ट मारुति भी हर निशान में आ गया लाल से। तो ऑटो तो कंटिन्यूसली एक रेजिलेंट मूव दिखा रहा है। हीरो मोटर कॉर्प इस वक्त फिर भी 0.5% की गिरावट है, वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी पिछले के कुछ मिनटों में हुई थी, लेकिन बड़ी मूव जो है वो आपको बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में दिख रही हैं। प्रशांत, अगर बजाज ऑटो को एक बार यहाँ मैप करना हो कि कितने टारगेट्स बन सकते हैं या फिर एंट्री पॉइंट ढूंढना हो, क्योंकि एक मूव आ चुकी है पिछले हफ्ते, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मर हीरो मोटर बजाज ऑटो रहे हैं। हीरो तो फिर भी बहुत चला है, बजाज ऑटो उस कंपैरिजन में इतना नहीं चला है। क्या बजाज ऑटो के लिए अभी भी यहाँ से स्ट्रीम बाकी है? यहाँ पर आप एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे या फिर नहीं? जी बिल्कुल प्रियंका, ढूंढ सकते हैं। जहां तक हीरो मोटो की बात है, वहां पे एक क्लियर कट जो पिछले हफ्ते एक यूफोरिया हुआ था रिलेटेड टू हार्ले डेविडसन, वो बहुत क्लियरली प्राइस में विजिबल था। बजाज ऑटो की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है ये डिप डेफिनेटली बाय करने लायक है। अभी हम 4900 के जस्ट ऊपर स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 4860, 4860, ऑलमोस्ट 1 to 1.5% आपकी रिस्क हो जाएगी। और यहाँ से जो टारगेट आपको रखना है वो स्ट्रेट 5000 का रखना है, 5000। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली ये टारगेट्स आ सकते हैं पोजिशनली। ठीक है, बजाज ऑटो 5100-5200 रुपए के टारगेट्स इसमें अब निकल के आ रहे हैं और अच्छी तेजी। 5000 का ये हो गया, 10000 का मारुति हो गया, साफ साफ भाव हो गया, 3000 का हीरो मोटो हो गया। करेक्ट, ऑल टाइम हाई के पास है बजाज। अशोक लेलैंड कब होगा 150-200 के ऊपर? हाँ, अशोक लेलैंड ये एक सवाल है, खूब चला, लेकिन इस साल एक कमेंट लेते हैं जरा इस पर गौरांग से, फिर उनको हम थैंक यू भी बोलेंगे। गौरांग सर, अशोक लेलैंड के बारे में देखिए, बातें तो काफी अच्छी अच्छी होती हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक ही रिपोर्ट करते हैं और अभी हाल फिलहाल जो आंकड़े आए जून की बिक्री के, उसमें हमने देखा था कि कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट तो ठीक ठाक ही था, लेकिन ये जो शेयर है 164, 65, 55, 155, 175, ये रेंज का ब्रेकआउट कब होगा और कब इसको हम देखेंगे 200 रुपए के ऊपर? अभिषेक भाई साहब, थोड़ा इत्मीनान रखिए, शेयर बाजार है, इस हर एक चीज को समय लगता है। हमारी और आपकी धारणा के हिसाब से अगर हम भाव चला देते तो पता नहीं शेयर बाजार कहां से कहां पहुंच जाता। और क्योंकि मैं बुनियादी तर्क के आधार पर आकलन करता हूं, तो उम्मीद है शेयर कि का दाम क्या आपको अंदेशा देता है कि गौरांग सर, ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये शेयर चल क्यों नहीं रहा? अच्छी बातें होती हैं तो चलेगा, इसको थोड़ा समय दीजिए ना अभिषेक। ये मेरे ख्याल से बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, ये 120, 125 के आसपास काफी लंबे समय तक था और उसके बाद ये चला है। तो हर एक चीज को समय लगता है शेयर बाजार में जाने के लिए और निर्भर करता है आंकड़े कैसे आते हैं। हवा में से शेयर के दाम ऊपर नहीं जाते हैं अभिषेक, आंकड़े नतीजे अच्छे आते हैं तब जाकर के उसका फिर से अनुमान लगाया जाता है और फिर उसको रिविजिट किया जाता है टारगेट। फिलहाल हमारा 175 का टारगेट है अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय है और पिछले महीने में नहीं, पिछले कई महीनों से अगर आप देखेंगे तो महीने बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं कमर्शियल व्हीकल के, यानी कि ट्रक्स और बसेस के, वो बाकी सेगमेंट से बेहतर आ रहे हैं। और हमारा अनुमान ये भी कहता है, एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जो बढ़ावा मिल रहा है, फ्लीट ओनर्स के तरफ से मांग बढ़ रही है, कमर्शियल व्हीकल्स की स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में स्पष्ट रूप से घोषणाएं की है, उसके कारण रिप्लेसमेंट होगा और जो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा उसके कारण भी मांग बढ़ेगी। तो थोड़ा समय दीजिए इसको, ये जाएगा ऊपर और आंकड़े बहुत जल्द आएंगे पहली तिमाही के, उसके पश्चात मेरे ख्याल से हम और आप फिर से वार्तालाप करेंगे इसके ऊपर। ठीक है गौरव, उम्मीद करें कि ये शेयर ऊपर जाए, निवेशकों का फायदा हो और आपने जो टारगेट थे उसके लिए तो बिल्कुल अभी इसको होल्ड करके चलिए। 175 रुपये का जो लक्ष्य बताया है गौरांग ने। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने तमाम व्यूज़ और मार्केट पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स आपकी तरफ से?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रियंका का इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। जो भी शेयर्स के बारे में, क्षेत्र का बारे में हमने राय रखी है आपके सामने, वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देखते हैं। और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया गौरांग। आज हम देख रहे हैं प्रियंका कि जो रियल एस्टेट में जो नंबर्स आ रहे हैं, छोटे छोटे की स्टोन रियल्टर्स का देखिए नंबर्स आए, वो स्टॉक चल रहा है। बाकी जहाँ भी छोटे छोटे जो कंपनीज हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते आप देखिए मैक्रोटेक जैसे स्टॉक्स भी चल चुके हैं। हाँ, मैक्रोटेक भी चला। तो रियल एस्टेट में जो तेजी आई है, तो होम इम्प्रूवमेंट की थीम में काफी ग्रोथ देखने को मिली है, और आपने बड़ी खास इंटरव्यू भी किया है। कुछ बताएंगे इसके बारे में? एब्सोल्युटली। रुशील डेकोर एक हालांकि उस पूरे ऑर्गेनाइज स्पेस में थोड़ा सा पीछे जरूर आता है, लेकिन उनके प्लान्स बड़े हैं, अग्रेसिव प्लान्स और स्ट्रैटेजी है। सो लास्ट वीक ही विशाखापट्टनम में उनकी फैसिलिटी है, लेटेस्ट जो फैसिलिटी है, वहां पर आई वाज देयर एंड स्पीकिंग टू द डायरेक्टर। अच्छा, इंटरव्यू वहीं किया आपने? हाँ, वहां जाकर किया। और आपको डायरेक्टली वहां फैसिलिटी से ही इनफैक्ट वो पूरी इंटरेक्शन सुनवाते हैं। ठीक है, तो सुनवा देते हैं दर्शकों को। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसे टाइम पे जब रियल एस्टेट एक मल्टी ईयर अप साइकिल में है, होम इम्प्रूवमेंट थीम एक रिजिलिएंट प्रॉक्सी प्ले है, और इस होम इम्प्रूवमेंट थीम में बहुत सारी चीजें आती हैं। कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज डाउन साउथ में विशाखापट्टनम में एक MDF मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में ही हूँ, और ये एक रीसेंट एंट्रेंट भी है कंपैरेटिवली, और बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। आई एम एट रुशील डेकोर्स फैसिलिटी हियर। हाय, आई एम प्रियंका उपल, और मेरे साथ आज रुशील डेकोर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुशील ठक्कर जी पहुंचे हैं। हेलो रुशील, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है कंपनी का, आपके नाम पे बना? हाँ, कंपनी 1993 में फॉर्म की गई थी, और वो स्टार्ट किया गया था मेरे ग्रैंडफादर और फादर के। हिस्ट्री हमारी काफ़ी लंबी रही हुई है, वुड इंडस्ट्री से मिली जुली हुई, तो एक्सपांशन भी उस हिसाब से ही हुए। लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ा जो चैलेंज था डोमेस्टिक MDF मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि चीपर इंपोर्ट्स आ रहे थे बहुत सारी बाहर की कंट्रीज, क्योंकि बाहर स्लो डाउन था, तो कुछ कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ से थोड़ा सा चीपर इंपोर्ट आ रहा था, और गैप भी काफ़ी है। वो एक बड़ा कंसर्न था कि अब तक इंपोर्ट की बात की जाए तो एक थोड़ा थ्रेट है, पर जब हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं, जो अंदर वुड यूज़ होता है, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ आप बताएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे काफ़ी हद तक MDF रबर वुड में से बनता है, और जबकि हम लोग इंडिया में से जो भी MDF बनाते हैं वो या तो फिर यूकेलिप्टस में से बनता है, सिल्वर ओक में से बनता है, या पॉपुलर में से बनता है। ठीक है। तो हम जब इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से रबर लेटेक्स जो उसका एक फॉर्म है वो अंदर रहता ही है, तो वो बोर्ड्स काफ़ी हद तक एक इंजरियस भी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिक्सचर और उसका लेटेक्स की वजह से जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा अनहेल्दी भी होता है। ओके। और रही बात प्राइसिंग कंपैरिजंस की, तो एक डोमेस्टिक प्लेयर, एक डोमेस्टिक ब्रांड होने का हमें हमेशा प्रिविलेज मिला हुआ है, एंड हम लोग काफ़ी हद तक हमारे कस्टमर्स को उस बात के लिए थैंकफुल भी है। राइट। नहीं, आपकी अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स है, वो तो ये कह रही हैं कि इंपोर्ट एक कंसर्न था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स फॉल भी हो रहे हैं, कम भी हुए हैं, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए तो फायदा है, क्योंकि तभी आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें ऐसा है कि जो भी इंपोर्ट हो रहा था वो इंटीरियर ग्रेड हो रहा था, कभी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स इतने हैवी वॉल्यूम पे हुए ही नहीं है। ठीक है। और हम मार्केट की बात करें तो अभी काफ़ी हद तक जो एंड यूज़र है उसको भी पता चलना चालू हो गया है कि HDF क्या है, एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है। तो कोई भी बंदा जब सिलेक्शन करने जाता है तो ही ऑलवेज लाइक्स टू हैव अ हाई एंड प्रोडक्ट। कोई गाइडेंस देनी हो कि अब आप ये जो आपका इस फील्ड के जो रेवेन्यूज हैं वो कौन से क्वार्टर से में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, लैमिनेट्स की जो आपकी कैपेक्स आएगी, ये ओवरऑल एक गाइडेंस देनी हो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। 15 से 20% की CAGR है आपकी इंडस्ट्री की। आप हमें क्या मार्जिन या फिर रेवेन्यू की गाइडेंस दे सकते हैं? लैमिनेट में जो हम लोग कैपेक्स इंकर करने जा रहे हैं, हम उसकी यूटिलाइजेशन नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर एंड से करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर के एंड से। और CAGR की बात करें तो लेमिनेट इंडस्ट्री का CAGR 6-6.5% का रहा है, बट उसके सामने जब हम लोग MDF की बात करें तो MDF ने काफ़ी हद तक बहुत बड़ा CAGR 15 से 20% का देखने को मिलता है। Correct. तो वो जो 15 से 20% का और एक डिफरेंस है, पर जब हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जंबो लेमिनेट्स की बात करते हैं,
तो वो उसके अंदर से हमारा एक बहुत बड़ा शेयर निकल के आता है रेवेन्यू का। हम करीबन नए लेमिनेट के प्लांट से फर्स्ट ईयर के अंदर करीबन 50 करोड़ का मार्केट कवर करेंगे, 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सुशील, टोटल ओवरऑल सारी कैटेगरी का प्लस मिलाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर में आपका कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा? MDF की बात करें तो हम इंडिया के 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है, और लेमिनेट की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया की टॉप 5 ब्रांड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर MDF के हैं, और लेमिनेट की बात करें तो हम इंडिया के 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो आप रुशील डेकोर के मैनेजमेंट को सुन रहे थे, और क्या कुछ मौके बन रहे हैं इंडस्ट्री में और क्या कुछ चैलेंजेस हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने शेयर की। लेकिन अब लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस का चैंपियन, और ऑप्शंस का चैंपियन आज हमारे साथ जुड़े हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, बाजार की शुरुआत को एक सदी भी शुरुआत हुई है, हम देख रहे हैं कि ऑटो से सपोर्ट है, हम देख रहे हैं कि एनर्जी में रिलायंस पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को भी। आपकी रणनीति कौन से शेयर पर है? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने शुरुआत देखी है वीक के शुरुआत में, और जिस हिसाब से PSU बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस और मेजर जो इंडेक्स हेवीवेट है वहां से पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली PSU बैंकिंग स्पेस, वहां पे नजर रखनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट में इजाफा भी हो रहा है, लगभग 1% से ज्यादा का हुआ है, एडिशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। 600 का कॉल जो कि एट द मनी कॉल ऑप्शन है, उसे लॉन्ग करने की सलाह होगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऊपरी स्तरों पर 620 से 630 की ओर इमीडिएट बेसिस पे जाता हुआ देख रहे हैं। उसके लिए 600 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 13.5 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, 12 से 13.5 की रेंज में इसे खरीदारी करने की सलाह होगी, एंड 10 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। अगर ऊपरी स्तरों पर टारगेट की बात करें तो 19 रुपए के पहले टारगेट होंगे और 23 रुपए तक के दूसरे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो SBI की 600 वाली कॉल खरीदनी है 12 से 13.5 के भाव के बीच, लक्ष्य 19, 23, और स्टॉप लॉस लगा के चलना है 10 रुपए का, और इसमें मुनाफा आपको हो सकता है 9,000 से लेकर 14,000 रुपए के बीच। तो SBI के शेयर में देखने की आज तेजी भी है, और निफ्टी बैंक को भी सपोर्ट कर रहा है ये शेयर। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। वॉल्यूम भी आज ठीक ठाक है SBI के स्टॉक में, आप देखिए तकरीबन 0.25% के आसपास की तेजी इस शेयर में दिखेगी। लेकिन SBI के अलावा एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, ये स्टॉक भी आज निफ्टी बैंक को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे इस वक्त तो कहीं न कहीं बेयर्स का पलड़ा भारी है। 982 शेयर हरे निशान में है, उसके मुकाबले 1028 शेयर जो हैं लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स थोड़ा सा मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। टाइटन कमजोर रिपोर्ट के चलते वो नीचे है। बजाज फाइनेंस एक अच्छा रनअप हमने शेयर में देखा है, थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ दिख रहा है। पावर ग्रिड अपने ऊंचाई से ये शेयर भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है, 1.25% ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। और TCS हैवीवेट 1.25% ये भी नीचे है। परसों इसके आ जाएंगे तिमाही नतीजे, पहली तिमाही के नंबर्स ये कंपनी रिपोर्ट कर देगी। ठीक है प्रशांत, जरा आप अगर हम बैंकिंग की ही अगर बात करें, एक्सिस बैंक आप जरा नजर डालिए, 1% ऊपर ये भी शेयर है। एक्सिस बैंक में फ्रेश लॉन्ग करना है क्या? अभी अगर मैं इसको देखूं तो ये क्लियर कट 1000 के एक इमोशनल नंबर को रेजिस्ट कर रहा है, तो 10 और 12 पॉइंट के लिए मैं फ्रेश लॉन्ग रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरी सलाह होगी कि एक बार इसको 1010 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए और 1010 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 990, वहां से कंफर्टेबली 1050 का टारगेट मिल सकता है। अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आपको 975 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहना। ठीक है, 975 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक को होल्ड करने की सलाह है। लेकिन एंजल वन के शेयर पर जरा आप नजर डालिए प्रशांत, उसके बारे में जरा व्यू दीजिए, क्योंकि ये शेयर है करीब 3-3.5% नीचे, 3% के आसपास की कमजोरी है। और हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ये स्लिप हो रहा है।
ज़्यादा स्लिप होगा या फिर ज़्यादा इसको शॉर्ट करने की आप सलाह नहीं देंगे? ये इसको शॉर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर्स में नहीं है, बट अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो ये एक जो डिप आई है वो एक सपोर्ट पे आई है और इस डिप में सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। तो अगर कोई यहाँ से लॉन्ग करना चाहे तो मेरी सलाह होगी कि इसको 1700 के ऊपर आने दीजिए, जहां बाउंस कंफर्म होगा और वहां आप 1640 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। तो बाय अबाउट 1700, 1640 स्टॉप लॉस और टारगेट आप रख सकते हो 1820 के करीब, 1820 के आसपास। 1820 तक के टारगेट्स प्रशांत को एंजल वन में दिख रहे हैं। खरीदारी की सलाह है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और